हाँ, छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम चले गए हैं और छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम देखेंगे कि विभिन्न कालों में, ये आ रहा है ना हवा एसी का, कि सब लोग अपने अपने हिसाब से इतना छेड़ देते हैं, किसी को फ़ैन नहीं चाहिए, किसी को फ़ैन चाहिए, फिर सेट करना होता है सब। ठीक है ना, तुम लोग गर्मी तो नहीं लग रहा है? ठीक है ना, अभी आ जाएगा। चलो, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में अलग अलग कालक्रम, अलग अलग पीरियड्स में कौन कौन से राजवंश यानी कि डायनेस्टीज़ का यहाँ पर शासन रहा या फिर प्रभाव रहा, यही हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, यह है आज के छत्तीसगढ़ का नक्शा। ये आज का छत्तीसगढ़ है। इसमें हम लोग या उसमें आऊं, मेरा वो पैड कहाँ है? पैड, राइटिंग पैड लेके आओ। चलो, कुछ लोगों को इससे पहले की क्या स्थिति थी वो क्लियर नहीं है, तो मैं वहां से लेकर आपको वहां तक पहुंचता हूं। इसका रेजोल्यूशन ठीक है। इसमें यह है छत्तीसगढ़, यह है हमारा छत्तीसगढ़। ये कहानी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाते, अपन आते हैं जब बहुत सारे राजवंश और उनका प्रभाव आता है। यहाँ से मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है नर्मदा, जो कि अरब की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक, नर्मदा के ऊपर वाला भाग उत्तर भारत, नर्मदा के दक्षिण वाला भाग इसे हम दक्षिण भारत समझेंगे। मतलब प्राचीन भारत में ना, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ भी दक्षिण भारत का ही हिस्सा था और उत्तर भारत ही। अभी तो हम लोग दक्षिण भारत कहने का मतलब हम इसे समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राचीन भारत, जब एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे तो उस समय नर्मदा के ऊपर वाला भाग उत्तर भारत, नर्मदा के नीचे वाला भाग दक्षिण भारत। मतलब छत्तीसगढ़ क्षेत्र, उस समय तो छत्तीसगढ़ राज्य बना नहीं था, छत्तीसगढ़ क्षेत्र दक्षिण भारत का हिस्सा था। 300 ईसा पूर्व के आसपास, 300 ईसा पूर्व, 300 से लगभग 100 ईसा पूर्व, यहाँ पर किसका शासन था? उत्तर भारत में, मगध में। ये उत्तर भारत में किसका शासन था? मौर्य। कौन? मौर्यों का। मौर्य काल था, यहाँ पर मौर्य काल चल रहा था। ईसा पूर्व और ईस्वी जानते हो ना? ईसा पूर्व बोले तो क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय, ईस्वी बोले तो क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय। ठीक, बस इतना ही समझो। ये क्राइस्ट के जन्म के पहले का समय है। इस समय यहाँ पर कौन है? मौर्य है। जिस समय यहाँ पर मौर्य हैं
और ये मौर्य खत्म हो रहे थे, तो ये जो उड़ीसा का भाग है, ये यहाँ पर एक और वंश शासन कर रहा था उड़ीसा में, मेघवंश। कौन सा? मेघवंश। और इसे हम, इसका काल मानेंगे हम पहली से चौथी शताब्दी। इसका क्या मानेंगे? पहली से चौथी शताब्दी ईस्वी। शताब्दी ईस्वी। ईस्वी का मतलब समझ रहे हो? जब ये इधर खत्म हो रहे थे, उसी समय इधर उड़ीसा में कौन सा वंश शुरू हो रहा था? मेघवंश। मतलब ये जीरो से घटकर ऐसे कम होगा, और उसके बाद जीरो के बाद पहली ईस्वी, दूसरी ईस्वी, ये शुरू हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट बीसी से 100 बीसी, मतलब 100, ये इस समय इनका थोड़ा सा काल मिलता है। मतलब 100 साल जब अंतिम मौर्यों का अंतिम समय था, तो उसी समय उड़ीसा क्षेत्र पर कौन सा वंश शासन कर रहा था? मेघवंश। पूरी समय एक, मतलब कंटेम्प्रेरी जानते हो, जिन्हें हम समकालीन कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जिस समय उत्तर भारत में मौर्य वंश का शासन था, उसी समय इधर दक्षिण भारत में उड़ीसा क्षेत्र में किसका शासन था? मेघ का। हालांकि पूरा समय एक साथ नहीं है, लेकिन 100 वर्ष लगभग ये दोनों आपस में शेयर करते हैं। ठीक। अच्छा, अब समय आगे बढ़ेगा और पहली से चौथी शताब्दी में लगभग इसी समय ये वाला क्षेत्र, ये देखो, ये वाले क्षेत्र पर कौन रहेगा? यहाँ पर कुषाण। कौन? कुषाण। कुषाण वंश शासन कर रहे हैं। मतलब आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का ये उत्तरी भाग, यहाँ पे कौन शासन करेंगे? कुषाण। और ये भी कब से कब तक? लगभग पहली से चौथी शताब्दी ईस्वी तक ये भी शासन करेंगे। तो इसका मतलब एकदम क्लियर है कि जिस समय उत्तर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्र में कुषाण शासक शासन कर रहे थे, उसी समय इधर उड़ीसा के क्षेत्र में मेघवंश शासन कर रहे थे। जाहिर सी बात है, मेघवंश इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेघवंश का थोड़ा प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में था। इनके कुछ हिस्से छत्तीसगढ़ पे इनके राज्य में शामिल थे। ठीक। समय काल आगे बढ़ेगा। समय काल आगे बढ़ेगा जब इधर मौर्य शासन कर रहे थे। मौर्य शासन कर रहे थे और मौर्य इधर खत्म होते, तो मौर्य इधर खत्म होंगे, समय बढ़ेगा। इधर कुषाण, इधर मेघवंश, इधर मौर्य। ये 300 से 100 ईस्वी, मतलब अंतिम में है। पहली शताब्दी से पहले की बात हो रही है। और ये पहली शताब्दी से चौथी शताब्दी, ईसा मसीह के जन्म के बाद 4 शताब्दी ये इन्होंने यहाँ शासन किया, 4 शताब्दी इन्होंने यहाँ शासन किया। ये पहली से शताब्दी नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट बीसी से लेकर, मतलब लंबा शासन किया है। 100 वर्ष ईसा पूर्व का समय, 100 वर्ष ईसा के 300 वर्ष ईसा के बाद का समय, इस समय शासन किया। कुछ समय बाद यहाँ से मौर्य साम्राज्य खत्म होगा। मौर्य साम्राज्य खत्म होगा और छोटे छोटे वंश आएंगे, लेकिन हम सीधे पहुंच जाते हैं कहाँ? गुप्त काल में। कहाँ आ गए हम? गुप्त काल में। और ये कब से कब तक? तीसरी 300 से 500 ईस्वी। अब और शताब्दी में बोलना होगा तो 100 हटा दूंगा मैं, तो मैं बोलूँगा 3 से 500, 3 से छठी शताब्दी ईस्वी बोलूँगा। 100 हटा दूंगा, शताब्दी मतलब 100 साल। 100 हटाकर बोलना होगा तो मैं क्या बोलूँगा? तीसरी शताब्दी से लेकर 5वीं नहीं बोलूँगा, क्योंकि 500 पूरा हो चुका है। 550 मतलब छठी शताब्दी चल रही है। छठी शताब्दी ईस्वी तक यहाँ पर कौन शासन करेंगे? गुप्त। ठीक। जब यहाँ गुप्त शासन करेंगे, उससे पहले जब मतलब आपका मौर्य काल खत्म हो रहा था, गुप्तों से पहले यहाँ पर कौन होंगे? वाकटक, ये सातवाहन, सॉरी, कौन होंगे यहाँ पर? सातवाहन वंश। और ये कब से कब तक शासन करेंगे? सातवाहन शासन करेंगे आपका 60 से, मतलब पहली शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी तक। ये कहाँ? अरे यार, पहली शताब्दी से दूसरी शताब्दी। एडी लिख दूं क्या? एकदम समझ में आ जाएगा। एडी जानते हो ना आप? एनो डोमिनी, मतलब जिसको हम ईस्वी बोल रहे हैं वही एडी है। ईसा पूर्व को क्या बोलते हैं? बीसी। ये शताब्दी ईस्वी में बहुत समय लग रहा है। ठीक है। यहाँ पर कब है? मतलब गुप्त काल से थोड़ा पहले। गुप्त काल शुरू होता नहीं, उससे पहले इस क्षेत्र पर, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कौन शासन कर रहे हैं? सातवाहन। इनका काल क्या है? पहली से दूसरी शताब्दी ईस्वी। ठीक है।
चलो अब अगर ईस्वी में आ गए तो अब हम आपको 4 वर्ष दिख रहे हैं। गुप्त मौर्य तो पहले चलेगा, अब तक जितना आपने देखा उसमें मौर्य ईसा पूर्व के समय थे। पहले जब ये चारों नहीं थे तब वो मौर्य थे वहाँ पर, है ना। मौर्यों के समाप्ति के बाद उत्तर भारत में इस जगह पर कौन आता है? गुप्त आते हैं। हालांकि बीच में और समय छोटे छोटे मौखरी वंश और ये सब भी आते हैं, लेकिन हमें वहाँ ध्यान नहीं देना, अभी हमारा उससे मतलब नहीं है। मौर्य साम्राज्य यहाँ 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक शासन करता है। मौर्य यहाँ से चले गए, छोटे छोटे और वंश आएंगे, लेकिन उससे हमारा मतलब नहीं है। फिर सीधे हम आएंगे 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी ईस्वी में, यहाँ कौन आ जाएंगे? गुप्त आ जाएंगे। जब यहाँ पर गुप्त शासन कर रहे हैं, देखो इसी वर्ष में यहाँ पर कौन है? कुषाण है। इसी समय यहाँ, हालांकि ये ईसा पूर्व से पहले से शुरू हुए थे, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4थी। कौन कंफ्यूज हो रहा है कि ये 1 से 4 AD कैसे हो गया? किसी कंफ्यूजन है? ईसा पूर्व और ईस्वी की गणना जानते हो? जानते हो? एकदम ईमानदारी से बोलना सीखो। तुम जानती हो? इससे ये नहीं पता होगा तो यहीं पे घूमते रह जाओगे। 0 इसे हम क्या मानते हैं? ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जन्म, जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको हम 0 मानते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले भी तो पृथ्वी थी, तो होगा पीरियड, काल होगा। ईसा मसीह के जन्म के बाद भी काल चल रहा है, समय का चक्र चल रहा है। ईसा मसीह के जन्म के बाद जो काल होगा, 1 2 दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 100 साल पहुंचेंगे, 101 102 103 200 साल पहुंचेंगे, 201 203 ऐसा करते हुए 300 पहुंचेंगे। और ऐसा करते करते हम आज कहाँ पहुंच चुके हैं? 2022 से पहुंच चुके हैं। ईसा मसीह के जो जन्म के बाद का काल है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडी। एडी जीके के रूप में पता होना चाहिए आप लोगों को। एडी का फुल फॉर्म क्या है? आफ्टर डेथ। हाँ, आफ्टर डेथ सबका दिमाग जाता है। ये है एनो डोमिनी, याद रखना, आफ्टर डेथ नहीं है। एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी है, ठीक। इसे हिंदी में अपन क्या कहते हैं? ईस्वी। ये क्या है? ईस्वी। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ईस्वी। ईसा मसीह के जन्म के पहले भी होगा 0 से, इधर गणना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 100 साल, 101 102 103 104 ऐसा करके 200 साल। ऐसा करते 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 हम यहाँ पहुँचे। मौर्य कहाँ थे? यहाँ थे। मौर्य कहाँ थे? यहाँ थे। जबकि गुप्त कहाँ थे? गुप्त कहाँ है? यहाँ है ना। मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर कब था? यहाँ का समय है। मतलब ये देखो, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 600 साल बाद उत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर कौन है? गुप्त है। अभी क्लियर हो रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझ लो। मान लो इस साल राम पैदा हुआ, इस साल श्याम पैदा हुआ, कौन बड़ा है? राम पहले पैदा हुआ है ना 100 ईस्वी में, और श्याम पैदा हुआ 200 ईस्वी में। राम 100 साल बड़ा है। यहाँ पर उल्टा कर देते हैं। यहाँ 100 ईसा पूर्व समय में 100 में राम पैदा हुआ और यहाँ श्याम पैदा हुआ, कौन बड़ा हुआ? श्याम बड़ा हुआ। क्यों? ये घटना पहले हुई है। ईसा पूर्व में गणना उल्टी चलती है, 100 ईस्वी पहले आएगा, 200 300, लेकिन 100 की घटना पहले थोड़ी हुई है, 300 की घटना पहले हुई है। फिर ऐसा करके 0 तक आएगा, फिर 0 से सीधा चलने लगेगा, 100 200 300 ऐसा चलने लगेगा। इस बात को दिमाग में बैठा लो। इतिहास में ईसा पूर्व और ईस्वी, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। हु इज दिस? हेलो, हाँ जी, हाँ बोल रहा हूँ। मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ बाद में ना। व्हाट्स योर गुड नेम? ओके ओके, ठीक। हाँ, श्याम बड़ा होगा। 200 की घटना, 200 ईसा पूर्व की घटना, मतलब BC की इवेंट पहले हुआ, घटना पहले हुई है। और 100 ईस्वी 100 BC का घटना उसके 100 साल बाद हुई है ना। ये बात क्लियर रखना। इसे क्या कहेंगे हम? ईसा पूर्व कहते हैं इसे।
तो समझ गए आप, जब भी ईसा पूर्व बोलूंगा मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय की बात हो रही, मतलब उल्टा चलेगा वहाँ। तो मौर्य काल 300 से शुरू हुए और घटते 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 पहली शताब्दी तक पहुँचेंगे, ईसवी तक, ईसा पूर्व तक पहुँचेंगे, है ना। अब ये जो मेघवंश थे, ये मेघवंश ये कब शुरू हुए? जब मौर्य खत्म हो रहे थे, मतलब पहली शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुए, लेकिन आगे चलकर चौथी शताब्दी, लगभग 500 साल तक ये उड़ीसा के क्षेत्र में मेघवंश शासन करते रहे। अभी क्लियर है? ठीक। तो यहाँ पर हमने केवल मौर्य काल देखा ईसा मसीह के जन्म से पहले, है ना, वो खत्म हो गया। ऊपर और छोटे छोटे वंश आए होंगे, लेकिन हमारा उससे मतलब नहीं। हम बड़ा वंश देखते हैं जिसका छत्तीसगढ़ से मतलब है। वो कौन है यहाँ पर? गुप्त वंश। नर्मदा के ऊपर जब सुने हो ना, मगध में पहले मौर्यों का शासन रहा, मगध क्षेत्र में। अब किसका शासन है? गुप्तों का। ठीक। जब यहाँ गुप्त है तो उसी समय यहाँ पर कुषाण है, उसी समय यहाँ पर मेघ है, और थोड़ा इससे गुप्त से पहले थोड़ा, मतलब ये दोनों अपना कुछ काल शेयर करेंगे, गुप्त बाद में आएंगे, लेकिन एक से दूसरी शताब्दी तक यहाँ तक कौन रहेगा? सातवाहन। ठीक। अच्छा, सातवाहनों के बाद अब देखो मैं कहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ। सातवाहनों के बाद यहाँ कौन आएगा? यहाँ आएंगे वाकाटक। कौन आएंगे? वाकाटक वंश। सातवाहन खत्म होंगे और 250 से लगभग 500 एडी तक यहाँ कौन रहेगा? वाकाटक। कंफ्यूज हो रहा क्या? ये एक का मतलब क्या है? 101 102 के बीच में है ना, मैंने इसे शताब्दी में लिख दिया है। सेंचुरी एडी कहेंगे इसे हम, शताब्दी ईस्वी। अगर मेरे को इसको शताब्दी ईस्वी में बोलना हो, सेंचुरी एडी में बोलना हो, तो मैं क्या बोलूँगा? ये कौन सा 250 तीसरा चल रहा है ना, तीसरी शताब्दी ईस्वी बोलूँगा। इसको बोलूँगा, ये तो 5वीं है, लेकिन 501 को क्या बोलूँगा? छठी शताब्दी ईस्वी में पहुँच गए। समझ रहे हो? ठीक। यहाँ कौन आ जाएगा? वाकटक। इसी क्षेत्र में सातवाहनों को खत्म करके कौन आ जाएंगे? वाकटक। सातवाहन अब यहाँ से खत्म। सातवाहनों के बाद इस महाराष्ट्र क्षेत्र में यहाँ पर कौन है अभी? वाकाटक। 250 से 500 एडी, मतलब कुछ समय ये लोग भी अपना बांटेंगे। समकालीन, कंटेम्प्रेरी का मतलब प्रेजेंट एट द सेम टाइम, सेम पीरियड ऑफ टाइम। समकालीन, एक ही काल में दोनों हैं। तो वाकटक है यहाँ पर, और उसी समय यहाँ पर मेघ है। इसी समय यहाँ पर ये भी है। हम इसको ऐसा बोल दूंगा ना, तीसरी शताब्दी से लेकर 5th सेंचुरी एडी। अब हो गया उसके जैसा, ये है। ठीक। अब आते हैं जहाँ से हमारा प्रभाव शुरू होगा, वाकाटक न सिर्फ महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में शासन कर रहे थे, बल्कि वाकाटकों ने अपना साम्राज्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी बढ़ा लिया। और ये जो मिडिल छत्तीसगढ़ दिख रहा है, यहाँ तक किसका शासन था? वाकाटकों का। मतलब एक वंश जो हमारा नहीं है, लोकल नहीं है, छत्तीसगढ़ का नहीं है, बाहरी है, बाहरी वंश। उसने मध्य छत्तीसगढ़ में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, कब्जा लिया। ठीक है। तो वाकटकों का शासन यहाँ स्थापित हो गया छत्तीसगढ़ में, तो जाहिर सी बात है हम वाकटक पढ़ेंगे, क्योंकि इनका शासन रहा है यहाँ लंबे समय तक। अच्छा, अब इसी जगह पर यहाँ तक की कहानी समझ के छत्तीसगढ़ मैप में आ जाऊँ। स्लो काम क्यों कर रहा है ये? ये मैप अगर सही दिखेगा तो सही है। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ये ज़्यादा महाराष्ट्र और सब बना हुआ है। चलो, कौन सा कलर लूँ जो दिखाई दे? चलो, अब ये जो वाकटक हैं, इनका शासन क्षेत्र देखो ऐसा हो गया। महाराष्ट्र के क्षेत्र में तो है ही है, लेकिन यहाँ से लेकर
ये मध्य छत्तीसगढ़, यहाँ कौन शासन कर रहा है? वाकाटक। वाकाटक कब शासन कर रहे हैं? 250 से लेकर 500 एडी ईस्वी तक, ईस्वी में शासन कर रहे हैं यहाँ पर। जब ये लोग शासन कर रहे हैं तो उधर नर्मदा नदी के उत्तर में, उसके ऊपर चले जाते हैं, नर्मदा नदी के उत्तर में इधर कौन शासन कर रहा है? गुप्त। और गुप्तों का काल क्या है? 300 से 550 एडी, मतलब ये दोनों समकालीन हैं, एक समय में है। ये नर्मदा नदी के उत्तर में गुप्त साम्राज्य है और इधर नर्मदा नदी के दक्षिण में इधर किसका है? वाकटक है। और वाकटक हमसे हमारा ज़्यादा नाता है क्योंकि वाकटक ने महाराष्ट्र क्षेत्र से आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ के, मध्य छत्तीसगढ़ को अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक, अब यहाँ वाकटक कुछ समय बाद, इसी काल में 500 के आसपास जब वाकटक खत्म हो रहे होंगे तो यहाँ पर कौन सा वंश आएगा बीच में? अब देखो, ये वाकटकों का एरिया छोटा होता जा रहा है, वाकटकों का एरिया थोड़ा सा छोटा हो गया है। आखिरी में जब 500 एडी में आसपास पहुंचेंगे ना तो वाकटक छोटे हो गए, एरिया छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया? क्योंकि यहाँ पर ये बिलासपुर वाला क्षेत्र, कौन सा कलर दिखेगा? मल्टी कलर चुन लिया हूँ, वो और गलती हो गई। ग्रीन दिखेगा ना? हाँ, ये बिलासपुर और ये आरंग के क्षेत्र पर इधर एक वंश स्थापित हुआ और इसे हम क्या कहेंगे? ये है राजर्षि तुल्य वंश। कौन सा वंश? राजर्षि तुल्य वंश। और इसकी अगर अवधि पूछी जाएगी तो हम बोलेंगे लगभग ये 5वीं से 6ठी, और कौन सी शताब्दी में? तो 5वीं से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी में यहाँ शासन किया इन्होंने। कौन सा वंश? राजर्षि तुल्यकुल। बिलासपुर और आरंग, उस समय रायपुर नहीं कहलाता था, ये आरंग का क्षेत्र कहलाता था। तो बिलासपुर और आरंग के क्षेत्र यानी कि रायपुर के क्षेत्र में किसका वंश स्थापित हो? राजर्षि तुल्यकुल। कुछ का मानना है कि इस क्षेत्र से जब राजर्षि तुल्यकुल खत्म हुए तो यहाँ शरभपुरी आए, लेकिन अधिकतर स्रोतों का मानना यह है कि राजर्षि तुल्यकुल वंश इधर शासन कर रहे थे और कम से कम 40-50 साल दोनों एक साथ शासन किए। इधर राजर्षि तुल्यकुल थे और इधर एक और वंश होगा, इधर इस क्षेत्र में एक और वंश का उदय होगा और ये कौन सा वंश होगा? शरभपुरी। ये वंश होगा शरभपुरी। दिख रहा है? व्हाइट में नहीं दिख रहा है। मैंने गलत मल्टी कलर मैप ले आया ना मैं, इसलिए हो रहा है ये दिक्कत। हाँ यार, ब्लैक से सब दिखेगा। यहाँ पर कौन सा वंश आया? शरभपुरी। ठीक है। अब इनका भी जो काल क्या कहा माना जाता है? 5वीं से 6ठी शताब्दी। इनका भी काल 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी ही माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ अपने को उतना माथापच्ची नहीं करना है क्योंकि इनके जो शासन का जो डेट है, जैसे खासकर इनका राजर्षि तुल्यकुल का, इसमें बहुत विवाद है। कोई तो 3री शताब्दी भी बता देता है, कोई चौथी भी बता देता है। तो आपको यहाँ माथा नहीं ठोकना है ना, यहाँ पर ध्यान नहीं लगाना है क्योंकि इनके सही काल का जो विवरण है वो अब मिल नहीं पाता। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग समय बताते हैं, तो आपसे प्रश्न भी नहीं पूछेगा। अब बस ये मान के चलो कि ये दोनों एक ही समय में, इधर बिलासपुर और इधर के क्षेत्र में कौन? राजर्षि तुल्यकुल। और इधर ये जो सारंगगढ़, सिरपुर और ये उड़ीसा क्षेत्र में कौन शासन कर रहे हैं? यहाँ पर शरभपुर। मतलब मेघ वंश की समाप्ति के बाद उड़ीसा क्षेत्र में कौन सा वंश आ गया? शरभपुरी आ गए उड़ीसा। लेकिन इसको हमारा नाता इसलिए क्योंकि शरभपुरियों का न सिर्फ उड़ीसा क्षेत्र इनके कब्जे में था बल्कि छत्तीसगढ़ का पूर्वी भाग भी इनके राज्य में शामिल था। ठीक। अच्छा, ये कुछ समय चलते रहे। उसके बाद कौन सा वंश आएगा?
नीचे इस समय जब यहाँ पे थोड़े समय, अभी क्या है, वाकटक पहले पूरा था, वाकटकों के इधर खदेड़ के इधर कौन आ गया, राजर्षि तुल्यकुल, इधर कौन आ गया, शरभपुरी। अभी भी वाकटक है, थोड़े बहुत हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन जब इधर वाकटक शासन कर रहे थे, जब इधर वाकटक थे, जब इधर वाकटक थे, उसी समय ये जो एरिया है ना, ये इधर कौन था, नल, इधर नल वंश शासन कर रहा था, और लगभग ये 4वीं से लेकर 10वीं शताब्दी ईस्वी तक ये यहाँ शासन करते रहे। मतलब ये बहुत लोगों के साथ कंटेम्प्ररी, उधर गुप्त चल रहे हैं, इधर ये चल रहे हैं, ठीक, इधर वाकटक चल रहे हैं 200 से 6वीं शताब्दी, इधर ये चल रहे हैं, इधर मेघ चल रहे थे, मेघ खत्म हुए, इधर कौन आया, शरभपुरी, इधर ये भी समकालीन चल रहे हैं, इधर इनके भी समकालीन चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? अरे समझ रहे हो कि नहीं रे? हाँ, ये क्योंकि समकालीन वाले प्रश्न आप इस तरह से उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले उत्तर भारत में हम लोगों ने मौर्य देखा, लेकिन मौर्य ईसा पूर्व के काल में है ना, 3वीं से 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक थे, BC तक थे। मौर्य खत्म हो गए और छोट-पोट मौखरी भी आए और भी आए, लेकिन उससे हमारा मतलब नहीं। फिर सीधे हम ईस्वी में आ जाते हैं, 3री से 6ठी शताब्दी ईस्वी में उधर उत्तर भारत में किसका शासन हो गया, गुप्त का, है ना, उधर गुप्त आ गए। जब उधर 3री से 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त थे, उसी समय पंजाब अफगानिस्तान क्षेत्र में कौन थे, कुषाण, 1 से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक ये रहे, ठीक। जब ये उधर थे, मौर्य उधर थे, इधर कौन था, सातवाहन, नहीं इधर 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 महाराष्ट्र क्षेत्र में कौन था, सातवाहन था। सातवाहन महाराष्ट्र क्षेत्र में सातवाहनों को किसने खत्म किया, वाकटक। वाकटक आ गए, वाकटक कब से कब तक रहे, लगभग 250, अरे रे रे नहीं नहीं नहीं, ये क्या रहे, 250 से 500 AD तक ये रहे यहाँ पर। जब ये यहाँ आ गए वाकटक, तो वाकटकों का अधिकार छत्तीसगढ़ के मध्य छत्तीसगढ़ में हो गया। मध्य छत्तीसगढ़ में जब हो गया, तो उसी समय इधर बस्तर वाले क्षेत्र में कौन सा वंश शासन कर रहा था, नल वंश। इनका काल ज़्यादा है, 14 से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक नल वंश शासन करेंगे। जब यहाँ पर वाकटक हैं, जब यहाँ पे नल हैं, जब वाकटक आए थे, शुरू हुए थे, तो यहाँ पे कौन सा वंश था, उड़ीसा के क्षेत्र में मेघ वंश था। जब वाकटक शुरू हुए थे उस समय वहाँ मेघ थे, ठीक। अच्छा, अब देखो, वाकटकों को मध्य छत्तीसगढ़ से किन लोगों ने बाहर किया, राजर्षि तुल्यकुल और शरभपुरी, कह सकते हैं हम, वाकटकों को इन्होंने बाहर किया, ठीक। अच्छा, और मेघ वंश को हटाकर इधर कौन आ गए, शरभ, उड़ीसा के क्षेत्र, और ख़ास बात है कि पूर्वी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी इनके साम्राज्य में शामिल था। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब राजर्षि तुल्यकुल और शरभपुरी भी जाएंगे, कैसे जाएंगे देखो। ये जो एरिया है, ये एरिया, ये वाला, ये अमरकंटक का एरिया है, अमरकंटक ये वाला। यहाँ पर अमरकंटक क्षेत्र को उस समय हम क्या कहते थे, सोम क्षेत्र। इसलिए जो वंश यहाँ शासन कर रहा था उसे हम कैसे जानेंगे, सोमवंशी। इधर कौन शासन कर रहे हैं, सोमवंशी, सोमवंशी शासन कर रहे हैं, सोमवंशी। यहाँ का संस्थापक कौन है, उदयन, उदयन या उदयन लिख लो, बात एक ही, उदयन, है ना। यहाँ पे शासन कर रहे हैं कौन से क्षेत्र में, अमरकंटक और यूपी के क्षेत्र तक फैला हुआ इनका साम्राज्य कौन है, सोमवंशी। सोमवंश अलग बात है, ये क्या है कि अमरकंटक को सोम क्षेत्र कहा जाता था उस काल में, तो इसलिए जो भी अमरकंटक क्षेत्र में शासन करता था उसे सबको सोमवंशी कहते थे, ठीक है। तो ये वो सोमवंशी। संस्थापक उदयन, उदयन का एक बेटा था इंद्रबल। उदयन का बेटा कौन, इंद्रबल। इंद्रबल यहाँ राजा बनना चाहता था, लेकिन इसका इंद्रबल का नंबर आ नहीं रहा था। इंद्रबल वहाँ से भागकर कहाँ पहुँचा, शरभपुरियों के वंश में पहुँचा, है ना, शरभपुरियों के यहाँ पहुँचा।
और शरभपुरी राजा का नाम उस समय क्या था? सुदेवराज। यहाँ शरभपुरियों का एक राजा था, कौन? सुदेवराज। सिर्फ समझो क्या हो रहा है ना, कुछ याद रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या हो रहा है ये सब समझ जाओगे। फ्राइडे सैटरडे क्लास होगी, सब समझ। सुदेवराज, इंद्रबल आया और सुदेवराज के यहाँ इंद्रबल क्या बन गया? सामंत। क्या बन गया? सामंत। मतलब विश्वास, सुदेवराज को पहले विश्वास में लिया, और विश्वास में लिया तो सुदेवराज ने उसे एक क्षेत्र का सामंत नियुक्त कर दिया। सामंत बोले तो एक क्षेत्र का छोटा शासन उसे दे दिया, स्वतंत्र रूप से तो वहाँ के निर्णय ले सकता है, लेकिन अधीन, राजा मुख्य शासक तो मैं ही हूँ, मेरे अधीन ही रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ, ठीक। ये रहा। अब न सिर्फ सामंत बना इंद्रबल, बिल्कुल शाहरुख खान की तरह बाजीगर वाला, है ना। पहले असल में काजोल और उसका बाप शाहरुख खान के बाप को धोखा दिया होता है, उसकी प्रॉपर्टी सब छीन लेता है धोखे से। शाहरुख खान बड़ा होता है। शाहरुख खान की एक खासियत उस फिल्म है कि वो बचपने से एक बदले की भावना के साथ बड़ा होता है ना। बड़ा होता है, उस बदले की भावना में साला का सीख लेता है। फार्मूला 1 कार दौड़ाता है, सब दौड़ाता है। काजोल को इम्प्रेस कर ले, किसको इम्प्रेस करता है? पहले बड़ी बहनी को इम्प्रेस करता है ना, शिल्पा को घेरे में लेता है। घेरे में ले जाके बताओ, इतनी खूबसूरत लड़की को ऊपर से ढकेल देता है, निपट गया। बदला अभी उसको पूरा नहीं हुआ, अभी अब उसकी छोटी बहन का नंबर है। काजोल को भी घेरे में लेता है, और जो उसके पिता की मौत का जिम्मेदार होता है, जो उसके पिता को धोखा दिया होता है, उसके भरोसा जीत लेता है। एक दिन बिल्कुल वही कहानी दोबारा दोहराता है। पावर ऑफ अटॉर्नी, अधिकार दे के वो विदेश जाता है, तो ये अपना सारा उसका प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेता है। यही इंद्रबल यहाँ काम कर रहा है। सुदेवराज का इतना विश्वास जीत चुका है कि ये सामंत तक पहुँच गया, और न सिर्फ सामंत बना बल्कि कौन, क्या है इसकी बाई का नाम क्या था? लोक प्रकाश। ये अमरिया कुल की राजकुमारी, मतलब यही शरभपुरी, लोक प्रकाश। शरभपुरियों को ही आप पढ़ोगे तो अमरिया कुल भी कहते हैं, कुछ लोग, कुछ साहित्यकार इन्हें अमरिया कुल भी कहते हैं। तो इसी की एक राजकुमारी लोक प्रकाश से विवाह कर लेता है, ठीक। लेकिन आगे चलकर सुदेवराज के बाद इसी वंश में एक शासक कौन होगा? महाप्रवर राज। शरभपुरी का शासक महाप्रवर राज। ये इंद्रबल जो है ये महाप्रवर राज को निपटा देता है, मौका पाते ही इसको खत्म करता है, और यहाँ से शरभपुरी वंश का ये अंतिम शासक होता है। शरभपुरियों की समाप्ति। राजर्षि तुल्यकुल भी यहाँ जा चुके हैं, है ना, और ये भी जा चुके हैं, क्योंकि धीरे धीरे इस क्षेत्र पर कौन आ जाएगा? पांडु। इस क्षेत्र पर कौन आ जाएंगे अब? पांडु। और विलास, हाँ, कौन? उड़ीसा से नहीं आया था, इसके उड़ीसा क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी इनके नियंत्रण में था। अब इन लोग मानते हैं स्थानीय, अभी तक वागटक को आपको स्थानीय राजवंश नहीं मानोगे आप। राजर्षि तुल्यकुल स्थानीय है, लोकल डायनेस्टी है यहाँ की। शरभपुरियों की यहाँ की लोकल डायनेस्टी मानी जाती है, नलों को मानी जाती है, नल, ठीक है। अब कौन आएंगे यहाँ पर निपटाकर? इंद्रबल यहाँ पर किसकी नींव रखता है? पांडु। कौन सा वंश यहाँ पे आएगा? पांडु। और कौन है इसका संस्थापक, फाउंडर कौन है? इंद्रबल। इंद्रबल इस वंश का नाम जो स्थापित करता है, इसे पांडु वंश क्यों कहता है? क्योंकि वो जो सोमवंशी थे ना, इसके पापा उदयन, ये लोग अपने आप को पांडु का वंशज मानते हैं। पांडु कौन? पांडवों के पापा। पांडवों के पापा पांडु थे, है ना। और पांडुओं, ये लोग बोलते हैं कि हम उसी वंश के हैं। तो इंद्रबल भी तो उसी वंश का था। तो इंद्रबल ने जब यहाँ पे एक नए वंश की स्थापना की, तो इसने इसका नाम रखा पांडु वंश। कब से कब तक रहे यहाँ पर? 6वीं से 8वीं शताब्दी। ये जो यहाँ पर रहे, ये रहे 6वीं से लेकर 8वीं शताब्दी तक, या यहाँ रहे सेंचुरी एडी तक, शताब्दी ईस्वी तक रहे पांडु, ठीक। पांडवों का शासन भी चलता रहा बढ़िया, ठीक ठाक। फिर आए
अब इधर पांडु शासन कर रहे हैं, इधर नल अभी तक चल ही रहे हैं। अब वाकटक यहाँ पर धीरे धीरे पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में समाप्त। चलो अब पांडवों को कौन हटाएगा? सोमवंशी। कौन है सोमवंशी संस्थापक? सिंहराज, है ना? कौन? शिवगुप्त। अब देखो, लेकिन पांडवों को खत्म कौन करेगा? हाँ, ये याद रखो। अब देखो यहां की तस्वीर कैसी होगी कुछ। जब 6ठी 8वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, इसी का जब अंत होने वाला होगा, तो देखो यहां पर इस क्षेत्र में सोमवंशियों के बाद, इस क्षेत्र में सोमवंशियों के बाद कौन आ चुके हैं? पगली, यहां कलचुरी है। बाण यहां नहीं, यहां आएंगे, है ना? यहां पर है कलचुरी, यहां मध्य प्रदेश से आएंगे यार। हाँ, त्रिपुरी, वही मध्य प्रदेश, त्रिपुरी के कलचुरी। डाहल क्षेत्र उधर से आएंगे, जबलपुर क्षेत्र से। इधर कलचुरी आ गए, लगभग सोमवंश यहाँ समाप्त हुआ, सोमवंश समाप्त हुआ, इधर कौन आ गए? कलचुरी आ गए। यहाँ पे कलचुरी, लेकिन यहाँ पर कौन है? ये पाली, ये है ना कोरबा क्षेत्र में पाली क्षेत्र। यहाँ पर एक शासन है, देखो अब जाहिर सी बात है पांडु ऐसे रहेंगे, ये रहेंगे पांडु, और यहाँ पर कौन है? बाण वंश यहाँ शासन कर रहे हैं। कब? कम से कम कब? 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी में इधर कौन है? बाण, इधर कलचुरी, इधर कलचुरी लगभग 5वीं शताब्दी में आ चुके हैं ना, सोमवंश के बाद आ चुके हैं। इधर ये चल रहे हैं, इधर पांडु हैं, इधर बाण। इधर से नल अटैक करेंगे पांडुओं पर, इधर से बाण। ऊपर से प्रेशर बाण का आएगा, नीचे से नल का आएगा। इन दोनों के प्रेशर में ये दोनों मिलकर पांडु को खिसकाते जाएंगे। पांडु यहाँ से अब खत्म होने वाला है, ठीक? पांडु यहाँ से खत्म होगा, और यहाँ पर इस क्षेत्र में अब कौन सा वंश आ जाएगा? यहाँ इनके बाद, पांडुओं के बाद आ जाएंगे सोमवंश। और सोमवंशी के ये पूर्वी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का क्षेत्र है। लेकिन उड़ीसा का क्षेत्र में आगे चलकर और शासक जीतेंगे, और यहाँ तक इनका सोमवंश रहेगा। याद रहे, वो सोमवंश ये सोमवंश अलग है ना? वो सोमवंश उदयन वाला वो अलग है, क्योंकि वो सोम अमरकंटक क्षेत्र पर राज करते थे, इसलिए सोमवंशी कहलाते थे। और ये लोग सोम, इनका अलग ही वंश है, इनका उनसे नाता नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को पांडु को अपना वंशज ये बिल्कुल नहीं बताते। इसका मतलब है अलग अलग हैं ये लोग, ठीक? कौन यहाँ पे इसकी स्थापना करता है? शिवगुप्त। शिवगुप्त सोमवंश की स्थापना करता है। कौन सा? पूर्वी छत्तीसगढ़, ईस्टर्न छत्तीसगढ़ हुआ ये, पूर्वी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद। अच्छा, ये कब से कब तक रहेगा? 9 से 11 शताब्दी ईस्वी तक ये यहाँ रहेंगे, ठीक? 9 से 11वीं शताब्दी ईस्वी। और धीरे से फिर क्या करेंगे? कलचुरी जो यहाँ से आएंगे, कलचुरी इनको निपटा देंगे। आने वाले हैं कलचुरी आएंगे, और क्या करेंगे? वो धीरे धीरे बाण और इनको समाप्त कर देंगे, ठीक? और सोमवंशियों को भी ये समाप्त करने वाले हैं। लेकिन रुको, उससे पहले मैं बता दूं, सोमवंशी ये वंश त्रिकलिंगाधिपति कहलाता था। ये सारे व्यक्ति अपने आप को त्रिकलिंगाधिपति कहते थे। त्रिकलिंग के अधिपति, है ना? त्रिकलिंग के अधिपति मतलब 3 क्षेत्रों के अधिपति कहलाते थे। वो 3 क्षेत्र कौन कौन? एक पूर्वी छत्तीसगढ़ एक क्षेत्र हो गया, पश्चिमी उड़ीसा क्षेत्र दूसरा क्षेत्र हो गया, और ये देखो ये आंध्रा का क्षेत्र है, पूर्वी आंध्रा, ईस्टर्न आंध्रा। इन 3 क्षेत्रों पर सोमवंशियों ने शासन किया है, इसलिए ये अपने आप को त्रिकलिंगाधिपति कहते थे, ठीक है? इनका समय भी लद गया। अब ये यहाँ से जाने वाले हैं, और कौन निपटाने वाला इनको? लो जो सब मिटा दे पहले। भूमिका भले याद रहे ना रहे, भूमिका याद रहना चाहिए आपको कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ है यहाँ पर, वो सब आपको हो जाएगा। अब यहाँ पांडु थे, यहाँ से बाण और पांडु को कौन हटाएगा? यहाँ से आ जाएंगे कौन?
कलचुरी। ये पूरा क्षेत्र अब किसके नियंत्रण में आ जाएगा? कलचुरियों के। कलचुरी, ठीक। हाँ दे दो, पानी दे दो बोला, नींद आते बोला, मालूम मिला। एसी बंद कर दो। अच्छा, कितने लोग हो जिसको एसी के हवा में तुरंत नींद आता है? साला नींद तो मेरे को भी आता है, लेकिन मेरी एक समस्या है। एक तो करिया रंग, बाहर की जितनी गर्मी सोख लेता हूँ अपने अंदर। तो ना जाड़ लागत है का? थोड़ा जाड़ लागत, थोड़ा सा। फैन कम कर दिया। यहाँ पे बाणवंशियों और सोमवंशियों को छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कौन भगाएगा? कलचुरी। वो जबलपुर वाले क्षेत्र से कलचुरी आएंगे, है ना, और सोमवंशियों को निपटा देंगे। याद है कौन से सोमवंशी शासक के समय उधर से आया था? कौन है? उधर से एक अटैक हुआ था, सोमवंशियों पर अटैक हो रहा था। कौन किया था सबसे पहले? है? अरे सोमवंशी जो शासन कर रहे थे इधर पे, तो कोई अटैक हुआ था कलचुरियों के साइड से? है? हुआ तो था। दुर्गराज, दुर्गराज का एक अटैक हुआ था। उसके बाद उसने अपना एक सेनापति भेजा था। किसको? है? भट्टपेड़ी। शाबाश, भट्टपेड़ी। भट्टपेड़ी देखो, है ना, चिल्फी घाटी के रास्ते से भट्टपेड़ी अंदर आने की कोशिश कर रहा था सोमवंशियों को अटैक करने के। लेकिन सोमवंशी उस समय कौन था शासक? है? उदयन था कि ययाति था? रे साला उदयन बता, उदयन माँ कहाँ पहुंच गया तू? ययाति, ययाति महाशिवगुप्त ययाति अटैक किए। लेकिन ययाति इतना पावरफुल था उस समय कि पहले दुर्गराज को फेल कर देता उसका अटैक को। फिर ये जाता है कौन? यहां से कौन जाता है उधर? सोमवंशी एक शासक जाता है, डाहल को जलाता है। कौन? ययाति। यहाँ का सोमवंशी शासक जो उड़ीसा 9वीं से 11वीं शताब्दी यहाँ शासन कर रहे थे, ये ऐसा गोला बना दिया ना, इसलिए नहीं समझ रहे। यहाँ कलचुरी है इस समय, यहीं पर है, समझ जाओ। और यहाँ पर है सोमवंशियों में एक शासक कौन? महाशिवगुप्त ययाति। ययाति पावरफुल था, सोमवंशियों का बहुत पावरफुल नेता था, 9 से 11 राजा था। ये अटैक करता है कहाँ? इधर कलचुरियों पर अटैक करता है और यहाँ जीतता भी है। दुर्गराज पर अटैक करता है। यहाँ पर उस समय कौन है? दुर्गराज। दुर्गराज पर अटैक करता है, दुर्गराज को निपटाता है। और इनका जो उस समय राजधानी था डाहल, उसको जला देता है, पूरा जला के नष्ट करके वापस आ जाता है। ठीक, मतलब ऐसा होता था ना, अपना पावर दिखाते रहना, नहीं तो वो लोग हम पे ना अटैक कर दें। तो ययाति उन पे अटैक करता है, दुर्गराज को हरा देता है और उनके राजधानी उस समय डाहल थी, उसको जला देता है। ठीक, अब इधर से कोई तो बदला लेने आएगा, तो ना अगला सोमवंशी शासक अपने एक सेनापति को भेजता है भट्टपेड़ी को, जा उधर बदला लेना है। तो ये चिल्फी घाटी से एंट्री करने की कोशिश करता है। कौन? भट्टपेड़ी, इनका सेनापति, कलचुरियों का सेनापति भट्टपेड़ी अटैक कर, लेकिन वो ययाति इतना पावरफुल है कि उसको वहीं घेर के खदेड़ देता है। एक अटैक हुआ था, लेकिन चूंकि ययाति ने इनको उंगली किया है ना, अभी तो ये सक्षम नहीं है, शायद ययाति को झेल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आगे जब तैयारी करके आएंगे तो इनके आंधी में सब बह जाएंगे, छत्तीसगढ़ में सब बह जाएंगे। और पूरे छत्तीसगढ़ पर लंबे समय तक, मतलब यही निपटाएंगे इनको। कौन निपटाएगा सोमवंशियों को? कलचुरी ही निपटाएंगे कुछ समय बाद। सोमवंशी यहाँ से साफ हो गए, बाणवंशी भी साफ हो गए, और पूरे वागटक तो पहले जा चुके हैं। अब यहाँ पर मध्य छत्तीसगढ़, ऊपर छत्तीसगढ़ में किसका शासन हो गया? यहाँ पूरा ये क्षेत्र, पूरा ये क्षेत्र अब किसके नियंत्रण में आ गया? उड़ीसा नहीं, ये क्षेत्र किसके नियंत्रण में आ गया है? कलचुरियों के।
मतलब सोमवंशी और बाणवंशियों को किसने खात्मा किया? कलचुरियों। कलचुरी आ गया लगभग यहाँ कब आएंगे? लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी से कब तक रहेंगे? है 17 देखे थे? हाँ हाँ 18वीं शताब्दी। ये 10वीं से 18वीं सेंचुरी एडी तक कलचुरी इधर शासन करते रहे। यहाँ तक क्लियर है? कोई शंका, किसी को दुविधा? पीछे का भूल गए हो? किससे शुरुआत किए थे हम लोग? सबसे पहले उत्तर भारत में कौन सा वंश देखा था हमको? मौर्य। इनका काल कब से कब तक था? ईसा पूर्व में था ना? तो आप ऐसा याद रखो, 3री से 1ली शताब्दी ईसा पूर्व, ऐसा याद रखो, रहेगा याद। उत्तर भारत में इनके खात्मे के बाद और भी वंश आए, लेकिन हमारा उसका मतलब नहीं। लेकिन लगभग इनके स्थापना के 600 साल बाद, मतलब 300 ईस्वी में एक और साम्राज्य स्थापित होगा उत्तर भारत में। कौन? गुप्त। ठीक, गुप्त होगा। अच्छा, अब उधर गुप्त है, इधर महाराष्ट्र क्षेत्र में उस समय कौन होगा? गुप्त नहीं, गुप्तों से पहले मौर्य जब खत्म हो रहे थे तब यहाँ पे कौन आया? सातवाहन। मौर्य काल जब खत्म हो रहा था यहाँ पे कौन आए? सातवाहन आए। जब यहाँ पे गुप्त आए तो यहाँ पे कौन आ चुके थे? वाकाटक। जब मौर्य थे तो सातवाहन, है ना? जब ऊपर गुप्त आए तो इधर पर वाकाटक। अच्छा, ऊपर गुप्त हो खड़े हो गए उत्तर भारत में, यहाँ वाकाटक खड़े हो गए। इसी समय पंजाब अफगानिस्तान क्षेत्र में कौन था? कुषाण। लेकिन इसी समय एक और वंश पनप रहा था उड़ीसा क्षेत्र में। कौन? मेघवंश था। ठीक, वाकाटकों का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाकाटकों ने लगभग मध्य छत्तीसगढ़ को नियंत्रण में ले रखा था। ठीक, अच्छा, मध्य छत्तीसगढ़ में इधर वाकाटकों को 2 वंश हटाएंगे। कौन कौन से? राजर्षि तुल्यकुल और शरभपुरी वंश। ये 2 हमारे छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश, हम कहेंगे लोकल डायनेस्टी से, यहीं के। इन लोग वाकाटकों को यहाँ से भगाना शुरू करेंगे। बिलासपुर और आरंग के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कौन शासन करेगा? राजर्षि तुल्यकुल। और ये सारंगढ़, सिरपुर और उड़ीसा के क्षेत्र में कौन शासन करेगा? शरभपुरी। ठीक, शरभपुरी शासन करेंगे। ये दोनों मिलकर वाकाटक को यहाँ से भगाएंगे। ठीक, इन दोनों को कौन हटाएगा? नहीं, पांडु आएगा ना भाई। इन दोनों के लिए ऊपर जो सोमवंश था, ऊपर में था ना अमरकंटक क्षेत्र में, अमरकंटक में उदयन का बेटा इंद्रबल आके शरभपुरी राजाओं, एक शासक सुदेव राज का सामंत बन जाएगा, है ना? कनेक्शन जोड़ पा रहे हो? उधर सोमवंश जो अमरकंटक क्षेत्र में है उदयन, उसका बेटा इंद्रबल आएगा छत्तीसगढ़ और शरभपुरी शासक सुदेव राज का सामंत, उसका विश्वास जीत के सामंत बन जाएगा। सामंत बन गया और फिर इन्हीं की राजकुमारी से विवाह भी कर लेगा। कौन? किससे? लोक प्रकाश से। लोक प्रकाश से शादी करके सेटल हो जाएगा। यही मौका ढूंढता रहेगा, षड्यंत्र करता रहेगा, मौका ढूंढता रहेगा, और एक मौका मिलता है उसको। और महाप्रवर राज, एक शरभपुरी शासक कौन हुआ? महाप्रवर राज। मौका पा के निपटा देता है और इधर शरभपुरियों को हटाकर यहाँ पर पांडु वंश की नींव रख देता है छत्तीसगढ़ में। ठीक, इंद्रबल पांडु वंश की नींव रखता है। पांडु वंश इसलिए क्योंकि सोमवंशी अपने आप को पांडु का वंशज बताते थे, इसलिए इंद्रबल उसी का बेटा था उदयन का। इंद्रबल यहाँ पर पांडु वंश की नींव रखता है। पांडु यहाँ पर शासन करेंगे लगभग 200 साल, 6ठी से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक। ठीक, पांडु अभी यहाँ चैन से हैं, लेकिन इस समय इधर सोमवंशियों को हटाकर कौन आ चुके हैं? इधर कलचुरी आ चुके हैं। ठीक ठीक, अच्छा, पांडु वंश अभी इधर पांडु वंश को कौन निपटाएगा? इधर से सोमवंश निपटाएगा। कौन? सोमवंश। पांडु वंश को खत्म करने के बाद वहां कौन आएगा? सोमवंश। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक सोमवंश शासन करेंगे। उड़ीसा, पूर्वी छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में सोमवंश। ठीक, अच्छा, पांडुओं को किसने निपटा दिया? सोमवंशियों ने। मतलब ऐसा समझो कि वो वंश खत्म हो गया और एक नया वंश आ गया यहाँ पर, सोमवंश। जब यहाँ पर सोमवंश है 9वीं से 11वीं शताब्दी, उसी समय यहाँ पर
कलचुरी हैं, है ना, यहाँ पर कलचुरी हैं, यहाँ पे नल चल ही रहे हैं। यहाँ पे नल एक जो है वो 4वीं शताब्दी से शुरू है, वाक्टकों के समय से, और अभी तक चल रहा है, ये चल ही रहा है। उधर ऊपर सब परिवर्तन हो रहे हैं, ये चल रहे हैं, ठीक। फिर सोमवंशी और कलचुरी, यहाँ से अटैक होता है। इधर का सोमवंशी शासक एक कौन, ययाति, महाशिवगुप्त ययाति, ये कलचुरियों को छेड़ता है, जाता है उधर, हराता है किसको, दुर्गराज को, और वहाँ की राजधानी डाहल को जला देता है ना। प्रतिक्रिया स्वरूप कलचुरी अपने एक सेनापति को भेजते हैं भट्टपेड़ी को कि जाओ हिसाब किताब करो, लेकिन ययाति इतना पावरफुल रहता है कि चिल्फी घाटी के रास्ते में ही उसको वहाँ से खदेड़ देता है, ठीक। लेकिन कलचुरी अभी भूले नहीं है, बदला लेंगे। एझा अब इधर पे उसी समय नल तो यहाँ है ही हैं, ठीक, और यहाँ पर पाली, ये कोरबा में कौन सा है, पाली। पाली में एक वंश बहुत कम समय के लिए शासन करता है, लेकिन कौन सा वंश, बाण वंश। ऊपर यहाँ पर बाण, इधर नल, इधर बाण, इधर नल, बीच में सोम, यहाँ सोम है। इधर से ये अटैक करेंगे, इधर से बाण अटैक करेंगे, और इनका बीच बीच में तो हमला जारी था। तो यहाँ से सोमवंशियों को कौन हटाएंगे, बाण वंश ऊपर से अटैक करके खत्म करेंगे, और इधर से नल अटैक करके खत्म करेंगे। तो इधर से सोमवंशियों को कौन खत्म करेगा, बाण और नल, ये वंश निपटा देंगे इनको। पांडु को, अरे पांडु को, सॉरी पांडु, हाँ, पांडु जब यहाँ था 8वीं से हाँ, बहुत जल्दी आ गई नोनी, सभी तो घर से आते हैं। अच्छा, जा रहे हो आप, ये तो तुम भी जाओगी ठीक है। यहाँ सोम को, पांडु को कौन हटाएंगे, ऊपर से बाण, नीचे से नल। पांडु हट गए, पांडु आ जाएंगे, देख नया वंश आएगा, कौन सा, सोम। सोम कौन सी शताब्दी तक, 9वीं से 11वीं शताब्दी। सोम यहाँ पे स्थापित हो गए, और सोम में से ययाति कोचकेगा कलचुरी को, और कलचुरी वहाँ से कोशिश करेंगे, लेकिन ययाति को नहीं निपटा पाएंगे। लेकिन जैसे ययाति बीतेगा, अगले शासक आएंगे, ये लोग कमजोर पड़ते जाएंगे, कलचुरी उसका फायदा उठाएंगे, और इनको सोमवंशियों को यहाँ से साफ कर देंगे। यहाँ कौन आ जाएगा फिर, कलचुरी, 10वीं से 18वीं शताब्दी। अब इनके जाने का समय आ रहा है ना, बहुत लंबा शासन कर लिया नलों ने यहाँ पर, ठीक। अच्छा, इधर सोमवंशी निपट गए, लेकिन इधर ऊपर कांकेर के क्षेत्र में देखो, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर एक और वंश स्थापित होगा, कौन, ये भी सोम, लेकिन हम इन्हें क्या कहेंगे, कांकेर के सोमवंश, और इन्हें हम विनीतपुर के सोमवंश कहेंगे। जो इधर 9वीं से 11वीं शताब्दी में सोमवंश आया, इन्हें हम क्या कहेंगे, विनीतपुर के सोमवंश, और जो सोमवंश यहाँ आएगा इन्हें हम कहेंगे कांकेर के सोमवंश, ठीक है। 10वीं शताब्दी के आसपास सोमवंश यहाँ आ जाएंगे, छोटा सा एरिया ऊपर वाला। इधर सोमवंश शासन करेंगे, लगभग 200 साल तक यहाँ लगभग रहेंगे। यहाँ से इनको नल तो हटा दिए गए, नल को कौन हटाएगा, है? नल को सीधे हटाएंगे छिंदक नागवंश। यहाँ पे सोम है, ठीक है। इधर पर बस्तर वाले क्षेत्र में इधर कौन आएगा, हाँ, नहीं वो गलत लिखा है। अरे गर्मी लग रही है ना, अचानक गर्म हो गया। तुम्हारे नोट्स में सब वो जो वहाँ पे गलती थी सही हो के आ रहा है, वो सही किया हुआ है, बाहर हो ही नहीं सकता वहाँ, ठीक है। वो किताब में गलत लिखा है, एक किसी किताब में बाण लिख दिया, बाण का कोई भी प्रमाण इधर का मिलता ही नहीं, वो ऊपर थे, तो तुम्हारे नोट्स में आ रहा है, वो बाण नहीं हटाएंगे उनको। अरे चालू किया था मैं इसको यार, भूमिका जरूरी है, इसके बाद अपन शुरू करेंगे। छिंदक नागवंशक हो गया, हो गया है ना, हमको शुरू करना है काकतीय। अच्छा, इधर सोम शासन कर रहे हैं, लेकिन इधर नागों को इधर से कौन हटाएगा, छिंदक नागवंश। इधर से कौन हटाएगा, छिंदक नागवंश। इधर शासन करेंगे, बस्तर के दक्षिणी भाग में छिंदक नागवंश आ जाएंगे। कब से कब तक रहेंगे ये, 1023 से 1324
एडी ईस्वी में ये यहाँ शासन करेंगे, ठीक। लेकिन जब यहाँ कलचुरी शासन कर रहे थे तो एक ये कवर्धा वाले क्षेत्र में इधर एक कौन सा शासन कर रहा था, इधर तो कलचुरी हैं, ये कलचुरी आ चुके हैं और लंबा समय रहेंगे, एक लगभग पहली से 10वीं से 18वीं शताब्दी ईस्वी तक, सेंचुरी एडी तक ये यहाँ रहेंगे। यहाँ पर कौन है, फणी नागवंश। कौन है, फणी नागवंश। तो प्रदेश में जब हम छत्तीसगढ़ में नागवंश पढ़ेंगे तो इनके 2 ब्रांचेस पढ़ेंगे, एक फणी नाग इधर देखेंगे कवर्धा के फणी नाग और एक देखेंगे बस्तर के छिंदक नाग, ठीक। लेकिन ये इनसे भी पहले से हैं, ये कब से हैं, 9वीं से 15वीं शताब्दी, सेंचुरी एडी। कब से कब तक रहे कवर्धा में, 9वीं से 15वीं शताब्दी, ठीक है। सोमवंशी, ये तो इनकी अधीनता स्वीकार कर लिए थे। छिंदक नागवंशियों का ऐसा कुछ नहीं मिलता कि अधीनता स्वीकार की थी, ठीक। फणी नागवंश और सोमवंश कलचुरियों के रहते इतने पावरफुल साम्राज्य जो बीच मध्य छत्तीसगढ़ में स्थापित हो चुका है, लंबे समय तक राज करेगा। इनके इतने पावरफुल होते हुए वो छोटे से कोने में फणी नाग जी कैसे जिंदा रह गए, कारण है ये जो फणी नाग हैं ये कलचुरियों के सामंत थे। सामंत, सामंत से क्या अर्थ समझ रहे हैं आपको, सामंत मतलब एक बड़ा अधिकारी होता था, समझ जाओ एक मुख्य शासक का बड़ा अधिकारी, जो क्या करता था, एक मंडल दे देता था, जा ये कवर्धा में तू राज कर, मेरे अधीन ही रहेगा तू, लेकिन वहां पर राज तू अपने हिसाब से कर, है ना। उसको क्या बोलेंगे हम, सामंत। तो फणी नागवंशी जो हैं वो कलचुरियों के सामंत थे। एक तो ये कारण था कि वो सामंत थे इसलिए इतने लंबे समय कलचुरियों को रहते हुए शासन करते रहे। दूसरा क्या था, वैवाहिक संबंध। किसका विवाह हुआ था, हाँ, इधर कलचुरियों की एक राजकुमारी थी अंबिका देवी और उधर फणी नाग में एक शासक हुआ रामचंद्र, है ना। रामचंद्र का विवाह हुआ अंबिका देवी से और इसी विवाह को अपनी शादी के लिए तो कवर्धा में मड़वा महल बनवाता है वो, है ना, हाँ मड़वा महल, और वो मड़वे के रूप में मंडप, विवाह मंडप के रूप में बनवाता है उसे, और वही जो है दुल्हा देव भी कहलाता है। और छेरकी महल अलग से है, छेरकी महल उसको आपको सेम नहीं मानना, छेरकी महल एक अलग संरचना है जो रामचंद्र ने ही बनवाया। छेरकी महल उसे वो वास्तव में शिव मंदिर है, बता दूं तुमको, छेरकी महल वास्तव में शिव मंदिर है, लेकिन वहां जाओगे तो बकरी छेरी जैसा गंध आता है वहां से, बकरी जैसा, इसलिए उसको छेरकी महल, जो लोकल लोग हैं ना वो लोग छेरी का गंध आता है इसलिए छेरकी महल उसका नाम रख दिए, ठीक। समझ गए फणी नाग। सोमवंशियों ने तो इनकी अधीनता स्वीकार कर रखी थी, कांकेर के सोमवंशी। अच्छा, लंबा समय शासन चला, 1324। उधर फणी नाग भी हम लोग देख लिए, वहां पर हम लोग देखे भोरम देव मंदिर कौन बनवाया, गोपाल देव का सामंत कौन, लक्ष्मण देव राय। लक्ष्मी निधि में डाला था, कितने लोग इसको गलत सही किए, अरे गलत हुआ तेरा, सही कौन गलत किया कि लक्ष्मी निधि पढ़ के मतलब लक्ष्मण राय समझ के निकल गया, हाँ हाँ। तो इससे क्या समझ रहे हैं, होश में रह के, हाँ वो होश में रहकर क्वेश्चन पढ़ना है, बेहोशी में नहीं। लक्ष्मण देव राय बनवाया था, मैं उसमें लक्ष्मी निधि राय कर दिया। तुरंत दिमाग दौड़ना चाहिए था कि लक्ष्मी निधि वो नहीं है भाई, ठीक। चलो अभी देखो, ये जो तेलंगाना का क्षेत्र है ये, इसे हम अभी तेलंगाना कहते हैं ना, लेकिन उस समय हम क्या कहेंगे, वारंगल। ये क्या है, वारंगल, वारंगल का एरिया, ठीक। और वारंगल पे एक वंश शासन कर रहा था, काकतीय, इसे हम क्या कहेंगे, काकतीय, ठीक। काकतीय यहाँ पे शासन कर रहे हैं। काकतीयों में एक राजा हुआ कौन, गणपति। एक राजा कौन हुआ, काकती शासक था ये, गणपति, ठीक। गणपति की 2 बेटी, गणपति की 2 बेटियां, रुद्रांबा और
गढ़पाम्बा, ऐसे ही नाम है आपका, क्या करोगे। एक बेटी का नाम है, ये तो चलो सही भी समझ में आ रहा है, रुद्राम्बा, इसका नाम ही समझ में नहीं आया। गढ़पाम्बा, माम्बा सांप जैसा लग रहा है, गढ़पाम्बा। अब गणपति का कोई पुत्र ही नहीं हुआ, 2 ही बेटियां थी इसकी। तो यहाँ वारंगल में गणपति के बाद अगला शासक कौन होगा, ये क्या बनेगी अब, महिला शासिका। गणपति के बाद यहाँ वारंगल में काकतीय शासिका कौन हुई, रुद्राम्बा, गणपति की बेटी रुद्राम्बा। अच्छा, और ये जो क्षेत्र है इधर इधर, ये नीचे का, ये नीचे का एरिया, इधर पे आपको पता ना, वेंगी के चालुक्य, कर्नाटका और आंध्रा का कुछ क्षेत्र मिलाकर वो वेंगी, बादामी, वातापी के चालुक्य। यहाँ पर कौन थे समझ जाओ, नीचे साइड चालुक्य वंश शासन कर रहा था, ठीक, चालुक्य। याद रहे, अगर मेरे मुंह से सुने हो तो पहले उसको ध्यान से सुन लो। जब भी मैं बीच बात में ना चालुक्य करूंगा तो चालुक्य ना 2 चालुक्य हैं। एक को बोलते हैं पश्चिमी चालुक्य, एक को क्या बोलते हैं, पश्चिमी चालुक्य। एक को बोलते हैं पूर्वी चालुक्य। पूर्वी मतलब वेस्टर्न चालुक्यास एंड ईस्टर्न चालुक्यास, मतलब भारत के पश्चिमी भाग में जो शासन कर रहे थे वो अलग चालुक्य अलग हैं, हालांकि इन्हीं का ब्रांच है। और एक पूर्वी, मतलब पूर्वी बोले तो आंध्रा और कर्नाटका वाला क्षेत्र भारत का पूर्वी हो गया, इधर वाला। इधर जो चालुक्य थे हम उन्हें कहेंगे पूर्वी चालुक्य, इन्हीं को कहते हैं हम वेंगी के चालुक्य। क्या कहते हैं, वेंगी के चालुक्य, या फिर और कह देते हैं बादामी या वातापी, क्योंकि इनकी राजधानी समय समय पर बादामी या वातापी रही है, ठीक। बादामी या वातापी एक ही जगह है, किसी काल में वो वातापी थी, बाद में नाम बदल के हो गया बादामी, ठीक। ये हो गया वेंगी के चालुक्य। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वेंगी के चालुक्य की बात कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे चालुक्य थे, ये वारंगल के काकतीय। रुद्राम्बा देवी का विवाह हुआ चालुक्य शासक किससे, नृपति वीरभद्रेश्वर। इसका शादी इसके किससे हुआ, इसका शादी हुआ चालुक्य, किससे, चालुक्य ना, नृपति वीर भद्रेश्वर, इससे शादी हुआ। मतलब आप देखोगे काकतीय और चालुक्य में वैवाहिक संबंध, मैरिज रिलेशन दिखाई दे रहा है, ठीक। लेकिन क्या पता नहीं क्या लोचा था, इधर गणपति का भी बेटा नहीं हुआ, इधर भी बेटा नहीं हुआ। एकमात्र पुत्री, एकमात्र बिटिया जो होगी इधर, इसका नाम ही इतना पटांग है कि मगडम्बा ऐसे कुछ है, साला ऐसे कैसे याद रहेगा ऐसा नाम। हाँ, मम्मडम्बा बिटिया, एकमात्र बिटिया कौन, मम्मडम्बा, ठीक। अब फिर बेटा नहीं हुआ, गणपति के बाद तो बेटा था ही नहीं, तो रुद्राम्बा बन गई। रुद्राम्बा और नृपति वीरभद्रेश्वर से भी बेटा नहीं हुआ, इधर कौन हुआ, मम्मडम्बा, फिर लड़की। अब मम्मडम्बा का शादी ये लोग फिर से चालुक्य से करेंगे। मम्मडम्बा का शादी किया महादेव से। चालुक्य कौन, चालुक्य महादेव, मम्मडम्बा और महादेव का शादी हुआ, ठीक। मम्मडम्बा महादेव के 3, इनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी थी, हाँ तभी तो 3 है। एक है प्रताप रुद्रदेव, एक हुआ अन्नम देव, और एक रैली देवी। एक कौन, रैला देवी, सॉरी रैला देवी, पुत्री, एक पुत्री और 2 पुत्र हुए। अब अभी भी शासिका कौन है, रुद्रम्बा है ना, रुद्रम्बा ही है, वही रूल कर रही है। रुद्रम्बा यहाँ महिला शासिका है ना, वो समझ जाओ कि ऐसे ही जैसे इधर से चालुक्य कोई था ना, आज मेरा पति बनेगा, घर जमाई बन जाए, ऐसा वाला है वो। वहाँ पे रूल कौन कर रही है, रुद्रम्बा। और रुद्रम्बा और इनसे ममडम्बा हुई, बिटिया हुई।
लेकिन ये चाह नहीं रहे थे कि कोई महिला शासिका हो। फिर क्या हुआ, इसका शादी की ये लोग फिर से एक चालुक्य महादेव से शादी की अपनी बिटिया का मम्मडम्बा का। मम्मडम्बा और महादेव से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रताप रुद्रदेव, अन्नम देव और रैला देवी। अब क्या किया, रुद्रम्मा ने प्रताप, इस बड़े बेटे प्रताप रुद्र को गोद ले लिया। रुद्रम्मा ने क्या किया, इसे गोद ले लिया, गोद ले लिया। और अब अगला काकती, वारंगल में अगला काकती शासक रुद्रम्मा के बाद जो बनेगा वो है प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, तो समझ गए ये थोड़ी कहानी। इधर काकती वंश का शासन था लगभग 12वीं शताब्दी में। इधर वारंगल के क्षेत्र में किस वंश का था, काकती वंश का शासन चल रहा था 12वीं शताब्दी में। वारंगल क्षेत्र में जो आज का तेलंगाना है, यहाँ शासन चल रहा था। गणपति की 2 बेटियां थी, कोई बेटा नहीं था, रुद्रम्बा और गणपाम्बा। ठीक, रुद्रम्बा गणपति के बाद काकती वंश की कमान किसने संभाली वहाँ, रुद्रम्बा ने, क्योंकि गणपति ने उसने ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, मेरे बाद यही होगी। रुद्रम्बा का शादी हुआ चालुक्य, चालुक्य किससे, नृपति वीर भद्रेश्वर से। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल कहानी के लिए मैं बता रहा हूँ तुमको कि समझ में कि हुआ क्या क्या, वरना हम कौन किसका मामा है बेटी है, जब तक कुछ उल्लेखनीय कार्य ना करे तब तक उससे हमारा मतलब नहीं। ये रुद्रम्बा और ये सब ना कहानी की तरह याद रहे तो ही ठीक है, मर मर के इसको रटना नहीं, क्योंकि अभी हमारा छत्तीसगढ़ से इनका नाता भी कहाँ सिद्ध हुआ, अभी तो भूमिका में ही है ना। रुद्रम्बा एक पैदा करेगी, उसका शादी होगा, फिर वो एक पैदा करेगी, फिर रुद्रम्बा उसे गोद लेगी। इतना रुद्रम्बा, काकती शासिका रुद्रम्बा किसे गोद लेती है, प्रताप रुद्रदेव को। ये काकती वंश का महाशासन बनेगा, शासक बनेगा, क्योंकि वो चाहती है कि मेरे बाद कोई पुरुष शासक हो। तो वो क्या करती, अपने ही नाती को गोद लेती है और गोद लेकर उसे अगला शासक बना देती है। ठीक, प्रताप रुद्रदेव शासक बन गए, अन्नमदेव छोटा भाई है। अब प्रताप रुद्रदेव जब शासक बनता है, इस वारंगल क्षेत्र में जब शासक बनता है, तो क्या होता है देखो, इधर ये वो काल है जब यहाँ उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत काल आ चुके, मुस्लिम शासक आ चुके हैं। 12वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं। तो दिल्ली पर अब उधर उत्तर भारत में किसका शासन है, सल्तनत काल है, सल्तनत काल। और यहाँ पे एक शासक है खिलजी वंश का, कौन, हिज्र खान नहीं रे, अलाउद्दीन। अभी ताजा पद्मावत में देखे हो ना डांस उसका, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का एक न्यूट्रल खास होता है, न्यूट्रल बोलने का मिक्सचर, कौन, मलिक काफूर। ये अलाउद्दीन खिलजी भी कोई ठीक ठाक चरित्र का आदमी नहीं था। ये बाइसेक्सुअल था, ये मतलब महिला भी पसंद थी इसे और पुरुष भी पसंद थे। और मलिक काफूर वही वाला आदमी था जिसे पुरुष पसंद थे, है ना। तो मलिक काफूर, लेकिन ये साला दिखता ही जड़ा था, लेकिन बहुत खतरनाक था ये। मतलब लोग कहते थे इतना खतरनाक था, बहुत निर्मम हत्या करता था अपने दुश्मनों की, शत्रुओं की। मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी वारंगल क्षेत्र में मलिक काफूर को सेना लेके भेजता है। और उस समय यहाँ पर कौन है, प्रताप रुद्रदेव, है ना। ऊपर दिल्ली में बैठा है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को सेना के साथ भेजता है, दक्षिण की तरफ जा। वो आता है, वो वारंगल पहुंचता है और वारंगल के बाहर अपना डेरा डाल लेता है। और उस समय काकतीय शासक कौन है, प्रताप रुद्रदेव। क्लास लेता हूं तभी फोन करेंगे, प्रताप रुद्रदेव। अब प्रताप रुद्रदेव ऐसा है ना कि मलिक काफूर को के बारे में बहुत सुन चुका था। प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर और ये प्रताप रुद्रदेव का सामना हुआ ही नहीं अभी तक, लेकिन प्रताप रुद्रदेव इतना डर जाता है
उसकी सेना के विध्वंस की कहानियाँ सुनकर कि वो पहले ही क्या करता है, प्रताप रुद्र अपना एक सोने का मूर्ति बनवाता है, उसमें जंजीर डालता है ना, और मलिक काफूर को भेज देता है। सिर्फ वो मूर्ति नहीं, मूर्ति के साथ 100 हाथी भेजता है, 700 घोड़ा भेजता है ना, बहुत सारा पैसा भेजता है, और साथ में एक एग्रीमेंट साइन करके भेजता है कि मैं आपको वार्षिक टैक्स दूंगा, है ना, है? हाँ, अच्छा, वो गोलकुंडा वाला ना, वो तो अहमद शाह उधर आएगा अभी। हाँ हाँ, यही है। वो तो कोहिनूर हो रहा है ना, गोलकुंडा से निकाला हुआ, सबसे पहले इसी के पास रहता है, पता, इसी के पास, काकती शासक इसी के पास, और इसी से अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचता है। सो साला जितना डरपोक, इसको बताओ, कोहिनूर हुरा गोलकुंडा से निकला था, ये वहां पहुंचाया, वहां से साले अंग्रेज ले गए, और उस समय का बहुत फेमस हीरा आज तक हमारे पास है ही नहीं। चलो छोड़ो उसको, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है जो हमारा था। प्रताप रुद्र इतना डर जाता है मलिक काफूर से कि अपनी सोने की मूर्ति बनवाता है, उसमें जंजीर डलवाता है, और आत्मसमर्पण के प्रतीक स्वरूप उसको भेज देता है कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं भाई, मैं नहीं लड़ सकता तेरे से। साथ में 100 हाथी, 700 घोड़े, और ये एग्रीमेंट कि मैं आपको वर्ष भर टैक्स दूंगा, ये एग्रीमेंट बोल देता। ठीक है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, हमारा गुलाम हो गया, शासन करते तो उसको, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वारंगल क्षेत्र चला गया, दिल्ली सल्तनत का एक अधीन हो गया। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था। अब यहाँ ऊपर में दिल्ली में, उत्तर भारत में खिलजी वंश समाप्त हो गया, एक नया वंश शुरू होगा। कौन सा? खिलजी के बाद तुगलक। तुगलक, यहाँ पर एक नया वंश आ जाएगा सल्तनत काल में। कौन आएगा? तुगलक। यहाँ आ जाएंगे तुगलक, और तुगलक में कौन? गियासुद्दीन तुगलक। कौन? गिया बोल लो, आधा ग या बोल लो, बात एक ही है। गियासुद्दीन तुगलक ये अपनी सेना के साथ सेना भेजता है इधर, फिर वारंगल, ये वारंगल भेजता है। और इस समय भी कौन है? प्रताप रुद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के समय तो अधीनता, गुलामी स्वीकार कर लिया उसकी, तो चलता रहा, शासन करता रहा, ये नहीं छोड़ेगा। ये आएगा प्रताप रुद्रदेव के पास, और प्रताप रुद्रदेव के पास कोई और चारा नहीं रहेगा। प्रताप रुद्रदेव को भगाएंगे ये लोग, और ये भागते भागते प्रताप रुद्रदेव कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। यहाँ से भागते प्रताप रुद्रदेव कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पहुँचेगा, बस्तर क्षेत्र में, ठीक। और 1324 में ये यहाँ पर बस्तर क्षेत्र में काकती वंश की नींव रखेगा। कब रखेगा? 1324 में। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? पहले प्रताप रुद्रदेव आता है, बस्तर आता है। प्रताप रुद्रदेव बस्तर आता है। जब वो भगाता है गियासुद्दीन तुगलक, तो प्रताप रुद्रदेव तभी बस्तर की ओर आता है। बीजापुर के रास्ते बस्तर में प्रवेश करता है। छोटे छोटे राजा जो कोने कांटे में होते हैं उनको हराता है बीजापुर में, है ना। बीजापुर में आता है, कुछ समय दंतेवाड़ा क्षेत्र पे कब्जा करता है, 1 वर्ष दंतेवाड़ा में रहता है, और फिर 1 वर्ष बाद फिर वापस जाने की कोशिश करता है। कहाँ? वारंगल। लेकिन गियासुद्दीन तुगलक का इतना भीषण आक्रमण था कि वहाँ कुछ बचा ही नहीं। उसको पूरा गियासुद्दीन तुगलक ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया है। वारंगल को कुछ मिलता नहीं, वहीं पर यह मर जाता है। प्रताप रुद्रदेव की मृत्यु हो जाती है। अब प्रताप रुद्रदेव तो मर गया, लेकिन इसका छोटा भाई अन्नमदेव हमेशा इसके साथ रहता है। अन्नमदेव फिर वारंगल से इधर आता है, अपनी छोटी सी टुकड़ी बना के आता है, और यहाँ पर फिर से छोटे छोटे राजाओं को हराता है, और आकर दंतेवाड़ा में सेटल हो जाता है। अन्नमदेव कहाँ सेटल होगा? पहले दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में सेटल हो जाता है। अन्नमदेव यहीं का शासक बन गया है ना। अन्नमदेव दंतेवाड़ा में सेटल है। अन्नमदेव की एक खूबसूरत सी बीवी है, सोन कुंवर चंदेलिन। कौन? चंदेलिन, सोम कुंवर चंदेलिन। अब इन काकतीय शासकों की सारी बीवियों का नाम ऐसे ही होगा, बघेलिन, चंदेलिन, ऐसे ही नाम रहेगा। कोई है चंदेल? नहीं है? बघेल?
बघेल भी नहीं है। अच्छा सुबेर है, सुबेर भूमिका बघेल। तो बघेलिन कहाँ तो बघेलिन कहाँ, तो बहुत देर बाद समझ में आया मेरे को मुस्किया क्यों रही है। अरे अच्छा तो बघेल सरनेम है तेरा, नहीं मालूम मेरा कि तो वही बघेल थी कि कौन थी तुम्हारी पूर्वज, लेकिन बघेलिन और चंदेलिन उनका नाम है। तो सोन कुंवर चंदेलिन बाई है एक, लेकिन बाई वही ज़्यादा थोड़ी पूछेगी, क्योंकि अन्नम देव बस्तर में काकती वंश का संस्थापक है, फाउंडर है। ही इज द फाउंडर ऑफ काकती डायनेस्टी इन बस्तर रीजन। और व्हेन डिड ही फाउंडेड काकती डायनेस्टी इन बस्तर? 1324, 1324 में अन्नम देव ने बस्तर क्षेत्र में काकती वंश की स्थापना की। उसकी बीवी सोन कुंवर चंदेलिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, संस्थापक है तो मैं उसकी बीवी का नाम भी, क्योंकि इंटरेस्टिंग नाम है चंदेलिन बघेलिन सबका, तो फाउंडर है तो उसकी बीवी का नाम याद रख लो। ये ना दंते अपनी कुल देवी, इन लोगों काकती लोगों की कुल देवी के नाम से ये दंतेवाड़ा में डंकनी शंखनी नदी के संगम पर एक मंदिर का निर्माण करता है, जो आज आप दंतेश्वरी माता मंदिर के नाम से जानते हो। तो वही दंतेवाड़ा के शंखनी और डंकनी संगम मतलब कॉन्फ्लुएंस पर जो एक मंदिर है दंतेश्वरी, कैसा होता है। मेरे को लगता है कि जब दोनों चलता है ना तब सही रहता है, एक बंद करवा देते होती है, एक लोड इस पे पड़ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। अभी रुको 10 मिनट बाद शिमला हो जाएगा, है ना। तो दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? काकती शासक अन्नम देव, ठीक। अच्छा, और अन्नम देव मंदोता को अपनी राजधानी बनाता है। अन्नम देव बस्तर में आता है तो किसे अपनी राजधानी बनाता है? मंदोता। मंदोता सबसे पहले राजधानी मंदोता। मंदोता मतलब वो दंतेवाड़ा का ही क्षेत्र है, ठीक। यहां तक कहानी समझ में आई, कैसे काकती वंश यहां पे आ गए, कैसे वाकटकों, कैसे वंशों की जो श्रृंखला है आपको छत्तीसगढ़ में जिनका संबंध है वो समझ में आया, है ना। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर काकती आगे बढ़ाते हैं, सीधा फोकस काकती अन्नम देव से शासकों पे। मैं बता देता हूं, इतिहास आपको क्रोनोलॉजी में ही याद होगा, मतलब आपको पता होना चाहिए किसके बाद। अच्छा हुआ बंद नहीं हुआ रे। अच्छा ये स्टॉप भी नहीं होगा? तो बोलवा क्या? अब चलिए काकतीय शासक, काकतीय क्या? काकतीय वंश, एक रजिस्ट्री ऑफिस भाग गया, कौन इस साथ कितना काम रहता है तुम लोगों को? एक भाग गया रजिस्ट्री में, रजिस्ट्री ऑफिस में काम है, भाग रहा है काकतीय। चलो कब से कब तक? 1324 से लेकर 1961 तक आपको काकतीय वंश का प्रभाव दिखाई देगा। 1961 मतलब भारत की स्वतंत्रता के बाद भी आपको काकतीय वंश का प्रभाव दिखाई देगा, है ना। क्योंकि क्या है, स्वतंत्र हो गए तब भी ये राजा महाराजा कहलाते थे। बाद में सरकार ने क्या किया कि अब महाराजा ये सब भैया तुम्हारा ख़त्म, अब तुम सब सरकार के अंडर में जाएगा, तब तक, ठीक। तो काकतीय वंश के संस्थापक कौन? अन्नम देव। संस्थापक हैं अन्नम देव, अन्नम देव, ठीक। पहला शासक अन्नम देव, ठीक। अन्नम देव का शासनकाल देखो, अभी शासनकाल पे अपन जाएंगे, लेकिन याद रहे शासनकाल में हर एक राजा का शासनकाल याद रखोगे, याद करने की कोशिश करोगे ना, दिमाग हो जाएगा खिचड़ी,
तो उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं। जिसका इंपॉर्टेंट होगा मैं डब्बे में डालूंगा, मतलब उसका ज़रूर याद रहना चाहिए आपको। अन्नम देव का जरूर याद रहना चाहिए। इसका शासनकाल रहा 1324 से लेकर 69, ये इसका शासनकाल, मतलब 1324 से लेकर 1369 ये इसका शासनकाल रहा। लगभग कितने साल राज किया? 30 से 40, 45 साल लगभग इसने शासन किया। अन्नम देव की बाई कौन? सोन कुंवर चंदेलिन, सोन कुंवर चंदेलिन, ये इसकी बाई। ठीक, अन्नम देव की बाई सोन कुंवर चंदेलिन। संस्थापक है इसलिए इसकी बाई का नाम अपन कर लेते हैं लटके झटके, क्योंकि इस तरह के जहाँ से उम्मीद ना की जाए कुछ प्रश्न एग्जाम में आते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से कौन किसकी बीवी है, कौन किसका पति है, ये नहीं पूछना चाहिए, लेकिन साले पूछ देते हैं। बंद करूं? ठीक, अच्छा। अब इसने बस्तर में दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी मंदिर की का निर्माण कराया, मंदिर का निर्माण कराया। और इस दंतेश्वरी देवी मंदिर का लोकेशन क्या है? ये है डंकनी और शंखनी के संगम पर। यह है किसका, इसको मान लेते हैं संगम। किसका संगम? डंकनी और शंखिनी, ये दो नदियां दंतेवाड़ा में बहती, इनके संगम पर दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण कराया। ठीक, कहाँ? दंतेवाड़ा। और एक महत्वपूर्ण काम किया, जब इसने काकतीय वंश की स्थापना की बस्तर में, तो इसने अपनी राजधानी बनाई मंदोता। किसे राजधानी बनाई? मंदोता। मंदोता इसकी राजधानी रही, ये राजधानी है। ठीक, मंदोता इसने अपनी राजधानी बताई। तो अन्नम देव से रिलेटेड क्या क्या आपको याद होना चाहिए? बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश की स्थापना किसने की? अन्नम देव ने। ठीक, अन्नम देव ने अपनी राजधानी बनाई मंदोता। अन्नम देव की बाई सोन कुंवर चंदेलिन। और बस्तर में एक अन्नम देव ने एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर? दंतेश्वरी देवी मंदिर। इसका लोकेशन कहाँ है? डंकनी शंखनी के संगम पर, किनारे बोल दे या संगम बोल दे, बात एक ही है, दंतेवाड़ा में। ठीक, ये है हाँ दंतेवाड़ा ही का क्षेत्र, उस समय मंदोता। हाँ, फिर आगे चल के इसी काकतीय वंश के शासक आगे आएगा पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव उधर की ओर जाएगा और उधर जाकर वो पूरा बस्तर चक्रकोट को अपनी राजधानी बना लेगा। अरे यार ये घूम जाता है। अन्नम देव के बाद अगला शासक है मिहिर देव। रुक जाओ, कहाँ गया? सॉरी, मिहिर बोल रहा हूँ, हमीर देव। अन्नम देव के बाद अगला शासक हमीर देव। अब ये कुछ ज़्यादा कुछ किया ही नहीं, तो हम इसके बारे में ज़्यादा ना तो चर्चा करेंगे और ना ही मुझे लगता है कि आपको इसका ईयर याद रखना चाहिए। बस इसका यही है कि हमीर देव या एमी राजदेव एक ही शासक है। इसके अन्य देव के बाद जस्ट बाद आया, इसलिए मैं क्या इसको देख लेते हैं अपन, एमी राजदेव। सीधा इसके बाद अगला शासक में पहुंचते हैं। हमीर देव के बाद एक राजा आएगा भैरव देव। ठीक,
भैरव देव। इसके बाद अन्नम देव के बाद हमीर देव, हमीर देव के बाद भैरव देव, भैरव देव, भैरव देव। भैरव देव का भी ईयर याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन भैरव देव की एक बाई थी, ये बाई इंपॉर्टेंट है। इसकी पत्नी मेघई, मेघई ऐसा उल्टा पुल्टा नाम है ना, देखो एकदम, मेघई अरिच, अरिच केलिन, मेघई अरिच केलिन, अरिच केलिन, ये इसकी बाई है। लेकिन ये इसकी बाई है इसलिए पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ। ये मेघई अरिच केलिन जो है मेघावती के नाम से जानती, मेघा जानी जाती, मेघावती, मेघावती। और ये जो मेघावती है इसकी बाई आखेट विद्या में, आखेट, आखेट विद्या में निपुण थी। आखेट बोले तो शिकार है ना, ये निपुण थी। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है कभी पूछ दे आपसे कि किस शासक की भाई आखेट विद्या में निपुण थी, तो वो यही है ना, भरत काकतीय शासक भैरव देव की बाई मेघई अरिच केलिन, और यही मेघावती के नाम से जानी जाती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये बस्तर में इतनी फेमस रही कि आज भी बस्तर में इसी के नाम की मेघी साड़ी बाजारों में मिलेगी आपको, मेघी साड़ी, वो इसी के नाम पर है। ठीक। और मेघई घोड़ी प्रवृत्ति, और क्या मिलता है, मेघई घोड़ी, गोहड़ी, और मिलता है मेघई गोहड़ी और प्रवृत्ति। ये क्या होता है मेरे को नहीं समझ में आया। मैं ढूंढने की कोशिश भी किया है, किसी को पता है क्या? ये बस्तरों के बाजार में मिलती है आज भी, इसी रानी के नाम पर मेघी साड़ी और मेघई घोड़ी और प्रवृत्ति बस्तर के क्षेत्र में आज भी मिलती है। शक टीका क्या होता है? मांग टीका जानता हूँ मैं, मांग टीका ये जो आप लोग लगाते हो ऐसे ऐसे लटका रहता है जो मांग से, वही है ना मांग टीका। और साटी किसको बोलते हैं? साटी पायल को बोलते हैं। तो ये है मोटी वाली, मोटा मोटा गांव की जो पुरानी औरतें हैं मोटा मोटा पहनती थी एकदम, है लच्छा। नहीं यार, मैं तो मोहल्ला ओहला में भी आदिवासी महिलाओं को देखा हूँ एकदम मोटा मोटा है। और पतले पायल को क्या बोलेंगे? पैरी। हाँ, पतला जो पायल होगा पैरी, और मोटा पायल जो होगा साटी। हाँ। तुम लोग को इतना जानकारी कैसे है? देते हो क्या खरीद के? नहीं है? लेकिन वो कौन सी लड़की है जो आजकल ये लच्छा साटी ये सब मांगेगी? इसको ज्यादा जानकारी। शादी होती में नहीं रे, आजकल तो मैं समझता हूँ कि लड़कियों के गहने होने का शौक है ही नहीं। वो तो माँ जबरदस्ती करके कुछ कुछ पहन ले, चूड़ी पहन ले, कुछ पहना देती होगी। और ना आजकल की लड़कियों को गहने में वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है ना। इकट्ठा करने का इंटरेस्ट होता है लेकिन, है ना। शादी हो जाने के बाद मेरे पास ये गहना होना चाहिए, जो आए दिखाने के लिए। हाँ, ये जरूर रहता है। पहनेगी नहीं, कौन पहनेगा? अरे तो मैं देखा हूँ आज बहुत कम हो गया। अब तो इतना मोटा जो करधनी चांदी वाला, मोटा वाला एकदम ऐसे थोड़ा हैवी सा, वो भी पहनते हैं। दादी वादी आप लोगों की होगी, पहनती होगी शायद, है? नए लोग पहनते हैं।
पुरानी थी यार कुछ शौकीन, अब दादी होगी किसी की निपट गई अब तो फिर बात अलग है। फंक्शन वंक्शन में दाऊ लोग पहनते हैं भाई, 1-1.5 किलो का रहता है वो जो रहता है ना, भारी रहता है चांदी का। चलो यहाँ पर एक यही है, भैरव देव की रानी कौन? मेघई अरिचकेलेन। और ये इसलिए जानी जाती है कि एक तो एक आखेट विद्या में निपुण थी, और दूसरा कि आज भी इसके नाम से बस्तर में मेघी साड़ी और मेघई गोड़ी और प्रवृत्ति बाजारों में मिलती है बस्तर। ठीक, भैरव देव के बाद अगला शासक पुरुषोत्तम देव। इंपॉर्टेंट है ये शासक, इंपॉर्टेंट है। पुरुषोत्तम देव पुरुषोत्तम देव, और इसका काल है 1468 से 1534। 1468 से 1534, ये इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रख लेना इसको। अच्छा, मुझे लगता है कि ईयर को इस तरह याद करोगे तो दिक्कत है कि 1468 से 1535, फिर आपको हो सकता है एग्जाम में 2-2 ईयर याद आए, है ना। 1400, अरे 1500 है, 1400 है, तो इसका तरीका मुझे लगता है कि ऐसे उत्तम है कि 1468 से 34, 68 के बाद तो 34 1500 में ही आएगा, और मेरे ख्याल से एक संख्या घटा दोगे तो याद रखने में सहूलियत होगा। 1568 से 34 ऐसे याद रखो, 1468 से 34। तो पुरुषोत्तम देव का काल क्या है? 1468 से 34। ठीक, और अन्नम देव का काल क्या है? 1324 से 69। 1324 से 69 ऐसे याद रखो। अन्नम देव 1324 से 69 और पुरुषोत्तम देव 1468 से 34 ऐसे याद रखो। पुरुषोत्तम देव ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इसने क्या किया कि एक तो राजधानी बदली। कहाँ गया यार सारे? इसने राजधानी चक्रकोट को बनाया। सबसे पहले इसने क्या किया? इसकी राजधानी क्या रही? चक्रकोट। चक्रकोट ये इसकी राजधानी रही। मतलब अन्नम देव ने मंदोता जो राजधानी बनाई अभी तक चली रही थी, लेकिन पुरुषोत्तम देव जब शासक बनता है तो ये राजधानी बना देता किसे? चक्रकोट। और चक्रकोट उस समय किसको कहा जाता था? बस्तर। बस्तर को कहा जाता था। और चक्रकोट, भ्रमरकोट, बस्तर। तो पुरुषोत्तम देव ने राजधानी क्या की? मंदोता से ट्रांसफर करके किसे बना दी? चक्रकोट। और चक्रकोट वर्तमान का क्या है? बस्तर। ठीक। फिर इसके बारे में एक और, ये इसने रथपति की उपाधि, इसकी उपाधि है और वो उपाधि का नाम क्या है? रथपति। इसने रथपति की उपाधि धारण की। हुआ ये कि ये जो है ये गया जगन्नाथपुरी, पुरी की यात्रा की इसने, जगन्नाथपुरी की। और जगन्नाथपुरी में उड़ीसा के शासक ने, पुरी के शासक ने इन्हें रथपति की उपाधि दी। ठीक। ये इतना प्रभावित हुआ वहाँ रथ यात्रा देख के, क्योंकि रथ यात्रा वहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा में कौन कौन होता है? रथ में कौन कौन देवी देवता होते हैं? एक विष्णु होता है ना, कृष्ण होंगे, क्योंकि बालभद्र बलदाऊ हो गया है ना, और सुभद्रा बहिनी हो गए, नहीं तो कृष्ण होना चाहिए ना। लेकिन वो विष्णु का ही तो रूप है साहब, इसलिए। अरे उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ किसको बोलते हैं? विष्णु को तो बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं? कृष्ण। अच्छा, तो चलो जो भी हो एक ही बात है, विष्णु के सब अवतार ही हैं। हाँ, मैं थोड़ा इस मामले में मेरी जानकारी कम है। हाँ, नास्तिक हूँ मैं। कौन बोला?
हाँ, मैं तेरे को याद है, मैं बोला हाँ मैं नास्तिक हूँ। तो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा देखी उसने, बहुत पुरानी परंपरा है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की ना। उसने रथ यात्रा देखी, वो इतना प्रभावित हुआ कि वो आया वापस बस्तर और इसने भी रथ यात्रा शुरू की। यहाँ रथ यात्रा शुरू की और रथ यात्रा के साथ एक पर्व मनाया जाता, कौन सा? गोंचा। तो इसने, पुरुषोत्तम देव ने बस्तर में रथ यात्रा शुरू की और रथ यात्रा के साथ कौन सा पर्व मनाया जाता है? गोंचा। गोंचा पर्व प्रारंभ किया। तो गोंचा पर्व का श्रेय इसे ही जाता है। बस्तर में गोंचा पर्व की शुरुआत किसने की? पुरुषोत्तम देव। ठीक, रथपति के लिए लिख सकते हो यहाँ पर कि इसने जगन्नाथपुरी की यात्रा की और वहाँ के शासक ने इसे रथपति की उपाधि से सम्मानित किया, है ना। समझने के लिए लिख सकते हो रथपति के बगल में। इसके बाद ना बहुत छोटे बहुत सारे शासक होंगे काकतीय वंश में, लेकिन हमारा मतलब वहाँ ज़्यादा होना नहीं चाहिए और मुझे लगता भी नहीं कि प्रश्न बनाएगा। और मेरी समझदारी ये कहती है, मैं चाहता हूँ कि अगर आप देखोगे ना तो यहाँ बहुत सारे शासक आएंगे, लगभग ना क्रम में 25, 33, 34 शासक आएंगे। अब मुझे ये मूर्खता लगता है ये याद करना, पूरा शुरू से लेकर क्रमवार शासकों को याद करना। क्यों? क्योंकि 50 प्रश्न आपके पीएससी में आते हैं या व्यापम में 15 प्रश्न आते हैं छत्तीसगढ़ से, कभी कभी किसी में 30 अंतर करता है। समझदार छात्र, जिसे हम चालाक छात्र कहेंगे, बैल छात्र नहीं कहेंगे, समझदार छात्र बोलेगा साला ये कभी कभार आता है और 1 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें ना इतने सारे राजवंश हैं और बीच में से कोई शासक उठा देगा, बोलता है ये कौन से राजवंश का शासक है। तो महत्वपूर्ण तो आप पढ़ ही रहे हो, महत्वपूर्ण तो आप याद रखोगे। अगर उसमें से आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 50% उसी में से आता है। महत्वपूर्ण जो शासक आप पढ़ोगे ना, 50% से ज़्यादा चांसेस हैं वही शासक आपसे पूछे जाए कि भाई ये शासक कौन से वंश का है, तो वो तो बन जाएगा। लेकिन ये जो बीच बात में छोटे जो मतलब कोई काम किए ही नहीं है, कुछ नहीं किए हैं, कुछ इवेंट उनके साथ जुड़ी नहीं है, ऐसे शासकों को अगर हर वंश का शासक का क्रम याद करने जाओगे तो ये तो कचरा है। और इसकी गारंटी नहीं है कि आप इसमें इतना ऊर्जा लगाओ, इतना मेहनत करो, पता चला कि क्वेश्चन पेपर में आया बाया पूछ दिया तो आपसे बना ही नहीं या कंफ्यूज हो गए आप। मुझे नहीं लगता कि 1 नंबर के लिए ऊर्जा यहाँ लगाना उचित है। 1 नंबर के लिए आप ऊर्जा कहीं और लगा सकते हो, और 1 नंबर भी 50% आपसे जो आप पढ़ रहे हो उसमें बनेगा ही। 50% संभावना कि कोई ऐसा शासक पूछ दे खोपचे खापचे का, बीच बात का, जिसको आदमी ध्यान ही नहीं देता, कुछ किया ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया है, कौन बघेलिन से विवाह किया था, अब क्या ये उपलब्धि उसको याद रखें है? तो मुझे नहीं लगता। हाँ, कल्चुरी में अपन एकदम रट डालेंगे उसको, कल्चुरी में कोई शासक छोड़ना नहीं है। ईयर वाइज ईयर भी रटेंगे कि कब बैठा गद्दी पर और किसके बाद कौन आया, लेकिन अभी यहाँ मुझे नहीं लगता है। अब मैं जो बताऊंगा ना उसमें छुटपुट ही काम का है, वरना अपन सीधे पहुँचेंगे दलपत देव में। दलपत देव एक महत्वपूर्ण शासक होगा जो कुछ करेगा, ठीक है। इसके बाद जयसिंह देव आएगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे करवाना चाहिए। जयसिंह देव खाली। इसके बाद आएगा नरसिंह देव खाली। इसके बाद आएगा आपका प्रताप राज देव। यहां पर एक फैक्ट है, आओ, मतलब पुरुषोत्तम देव के बाद 2 शासक मैं छोड़ दिया, अब कौन आएगा? प्रताप राजदेव। प्रताप राज देव, प्रताप राज देव, ये अगला शासक, ठीक। प्रताप राज देव के विषय में इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक अटैक होगा इसके काल में। गोलकुंडा कहाँ है? कौन से राज्य में?
है? गोलकुंडा तेलंगाना क्षेत्र में है ना? है कहाँ? तेलंगाना में तो है गोलकुंडा, पहले आंध्रा में कहते थे हम। और गोलकुंडा क्यों फेमस है? वही हीरा निकला था गोलकुंडा से। ठीक, तेलंगाना क्षेत्र से गोलकुंडा का शासक कौन? कुली कुतुब शाह। यह अटैक करता है प्रताप राजदेव पर बस्तर में आके। कौन करता है अटैक? कुली कुतुब शाह। बताओ, कुली भी शासक थे, कुली कुतुब शाह। यह आक्रमण करता है प्रताप राजदेव पर बस्तर में, लेकिन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, प्रताप राजदेव इसे पराजित कर देता है। किसे पराजित कर देता है? प्रताप राजदेव कुली कुतुब शाह को पराजित करता है। यह इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह का आक्रमण किस काकतीय शासक के समय हुआ? प्रताप राजदेव। इतना याद कर लो। ईयर मुझे नहीं लगता कि ईयर इंपॉर्टेंट यहां रखना चाहिए। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद आएगा जगदीश राजदेव, कोई मतलब नहीं। उसके बाद आएगा वीर सिंह देव, ये एक काम का है, ये यहां से एक फैक्ट बनता है। एक और शासक आया खाली, लेकिन इसके बाद कौन आएगा? वीर सिंह देव। इसके बाद वीर सिंह देव, इसने ना जयपुर कहाँ है? अरे वो वाला जयपुर नहीं, राजपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, बस्तर क्षेत्र में, कोंडागांव क्षेत्र में यार। इसने राजपुर का दुर्ग बनवाया, राजपुर का दुर्ग यानी कि किला बनवाया। यह इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस काकतीय शासक ने राजपुर का किला बनवाया? राजा वीर सिंह देव ने। ये अब इसके बाद आएगा दिक्पाल देव। इसके बाद दिक्पाल देव। इसने 1703 में, अब ये डेट एकदम इंपॉर्टेंटली लिखा हुआ है, क्योंकि अब तो जैसे जैसे मॉडर्न उसमें पहुंचते जाएंगे स्पेसिफिक डेट मिल जाएगा। मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी लटके झटके मार सकता है। 1703 में चक्रकोट अब राजधानी हो चुकी थी, है ना? चक्रकोट से राजधानी को हस्तांतरित कहाँ कर दिया इसने? बस्तर। राजधानी कहाँ हस्तांतरित कर दिया? बस्तर, स्थानांतरित। बस्तर। ठीक, चलो। काकतीयों का शासनकाल क्या है? 1324 से लेकर 1961, स्वतंत्रता के बाद तक, 1961 तक। ठीक, ये जो काकतीय हैं ये कहाँ से आए? वारंगल के काकतीय तेलंगाना क्षेत्र से बस्तर में आए। ठीक, सबसे पहले कौन सा काकतीय शासक वारंगल से यहाँ आया? अबे रुद्र नहीं, प्रताप रुद्रदेव। ऐसे रुद्र पहले आता है ना, रुद्र प्रताप नाम सुने हो, प्रताप रुद्र नहीं सुने हो, है ना? प्रताप रुद्रदेव पहले आया, है ना? क्यों आया? क्योंकि 2 मुस्लिम आक्रमण हुए इसके काल में। एक सबसे पहले खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर आया, उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक आया। तुगलक इसका आखिरी हो गया, वो तो उन्होंने तो उसकी मतलब प्रताप रुद्रदेव ने तो अपनी सोने की मूर्ति जंजीर बना के उसे आत्मसमर्पण के प्रतीक के रूप में भेज दी, तो अधीनता स्वीकार कर ली, है ना? अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली तो बचा रहा, शासन करता रहा। लेकिन आगे तुगलक वंश, वहाँ दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश आता है सत्ता पे, और तुगलक वंश जैसे आता है तो गियासुद्दीन तुगलक का आक्रमण होता है और फिर ये भागता है।
भागता है, वहाँ से भागता है, जान बचाकर कहाँ पहुँचता है? बीजापुर के रास्ते बस्तर पहुँचता है ना। बस्तर में कुछ समय रहता है, कुछ छोटे छोटे राजाओं को हराता है, फिर वापस जाता है, वहाँ मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्रताप रुद्र देव का छोटा भाई कौन? अन्नम देव। अन्नम देव ये वापस आता है, छोटे छोटे राजाओं को फिर परास्त करता है, दंतेवाड़ा में सेटल हो जाता है ना। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सबसे पहले अन्नम देव काकतीय वंश की नींव रखता है बस्तर क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में, और राजधानी बनाता है मंदोता। अच्छा, एक इन दोनों की बहन थी, कौन? रैला देवी। रैला देवी बहन थी, स्टार्टिंग में देखे थे। प्रताप रुद्र देव और अन्नम देव की बहन रैला देवी आज भी बस्तर क्षेत्र में पूजी जाती है रैली देवी के नाम से, है ना। कब, कौन से पर्व में? दशहरा पर्व। एक फैक्ट लिखो तो कहीं पर। अच्छा, वो शुरुआत में भूमिका में बनाए हो, वहाँ बनाए हो तो अगर लिखो तो अच्छी बात है। अरे भाई, प्रताप रुद्र देव और अन्नम देव दोनों भाई थे, इन दोनों की एक बहिनी थी रैला देवी, है ना। तो रैला देवी, आप सोचो कि बस्तर में इनकी मान्यता बहुत है, तभी तो आज भी दशहरा में रैल देवी, बस दशहरा में रैल देवी के नाम से पूजी जाती है। आज कौन है एब्सेंट है? अच्छा, वो तो होकर तो तबीयत खराब हो गई। थोड़ा संभल के रहो, बारी बारी से, अभी समय चल रहा है, 3-4 दिन पढ़ोगे। अभी मोहनलाल बिस्तरा में पड़ गए, सुबह 3-4 लोग पड़ गए हैं लाइन से। एक जन ठीक हो गया आता है, दूसरा पड़ता है। चलो ठीक, अन्नम देव पे पहुंच जाते हैं सीधे। अन्नम देव ने कौन से वर्ष में काकतीय वंश की स्थापना की? 1324। अन्नम देव का शासनकाल क्या रहा? 1324 से 69। 1324 से 69 अन्नम देव का शासनकाल। अन्नम देव ने राजधानी बनाई मंदोता। अन्नम देव ने किस प्रदेश की यात्रा की थी? उड़ीसा प्रदेश में जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी। है ना। अरे अन्नम देव नहीं, अन्नम देव नहीं भाई। अन्नम देव के भाई कौन? सोन कुंवर चंदेलिन, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। अन्नम देव ने जो महत्वपूर्ण काम किया, अपनी कुल देवी, उन लोगों को काकतीय सबकी कुल देवी होती थी, उनकी भी कुल देवी थी, अपनी कुल देवी के नाम पर उसने दंतेवाड़ा में डंकनी शंखनी के किनारे दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया, है ना। यही मुख्य काम किया। चले, अन्नम देव के बाद कौन आया शासक? हमीर देव। इसलिए याद रखना कि अन्नम देव के तुरंत बाद आया, है ना। तो तुरंत बाद आया, अन्नम देव के बाद हमीर देव आया, लेकिन इसने कुछ किया नहीं, जरूरत नहीं। हमीर देव के बाद कौन आया? भैरव देव। भैरव देव भी काम का नहीं, लेकिन होकर बाई काम के, है ना। भैरव देव की बाई कौन है? ना, मेघाई अरिच केलिन, अरिच केलिन, है ना। मेघाई अरिच केलिन, जो कि मेघावती के नाम से जानती। हमको क्या पता भैरव देव उसको, देखो उस समय बाबू और सोना का चलन तो था नहीं, है ना। मेघू बुला सकता है, रेचकी बुला सकता है। देखो अरिच केलिन और रेचकी एक जैसा लग रहा है ना। तो जैसा जो भी बुलाता हो, लेकिन ये आखेट विद्या में निपुण थी और पॉपुलर रही होगी। इसीलिए आज भी बस्तर में मेघी, इसके नाम से मेघी साड़ी मिलती है और मेघी गौरी और प्रवृत्ति उपलब्ध है बस्तर में। ठीक, भैरव देव के बाद कौन आएगा अगला शासक? इंपॉर्टेंट है, पुरुषोत्तम देव। इंपॉर्टेंट शासक है। पुरुषोत्तम देव का शासनकाल क्या रहा? 1468 से 34, है ना। 1468 फिर 1500 में आ जाएगा, 1468 से 34। पुरुषोत्तम देव ने राजधानी बदली, मंदोता से राजधानी बनी चित्रकूट नहीं, चक्रकोट। मंदोता से राजधानी बनाई चक्रकोट, और चक्रकोट जो है वर्तमान का बस्तर है। ठीक है। और पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी की यात्रा की, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दे, किस शासक ने यात्रा की? जो तो पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी की यात्रा की। जगन्नाथपुरी की यात्रा पर वहाँ के शासक ने इन्हें कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? रथपति। रथपति, ठीक है। बहुत प्रभावित हुए ये, इन्होंने यहाँ आकर
यहाँ भी जो है रथ यात्रा का पर्व प्रारंभ हुआ। और इसके साथ कौन, क्या याद रखना आपको, गोंचा पर्व। गोंचा पर्व को बस्तर में प्रारंभ करने का श्रेय इन्हें जाता है। और गोंचा पर्व कब मनाया जाता है, वही रथ यात्रा। हाल में ही तो हुआ है, का बरसात में ही होता है ना, बरसात में। अच्छा, वो मैं सुना हूँ जगन्नाथ में जो रथ या जो बड़ा सा रथ बनता है उसमें एक भी लोहे का इस्तेमाल नहीं होता है। लकड़ी, वो खीला जो भी ठोकते ठाकने का बनाते हैं ना, वो भी लकड़ी का होता है, खीला, लोहा नहीं होता, लोहा इस्तेमाल नहीं करते। वो बहुत भारी रथ होता है शायद, है। हाँ, खींच के ले आ रहे तो बहुत सारे लोग, एक अकेला आदमी थोड़ी कोई खींचेगा। हम हिंदी बॉलीवुड फिल्म के हीरो थोड़ी हैं। ठीक है। अच्छा, पुरुषोत्तम देव के बाद कौन आई, दो शासक छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है उसके बाद, लेकिन एक राजा आएगा, वीर प्रताप राजदेव। और प्रताप राजदेव क्या करता है, इसके प्रताप राजदेव के काल में कौन, गोलकुंडा का मुस्लिम शासक कुली कुतुब शाह अटैक करता है। और वो अटैक करता है लेकिन प्रताप राजदेव बस्तर में उसे पराजित कर देता है। ये बात अलग है कि बाद में कुली कुतुब शाह हार जाता है तो किसी और को उकसाता है कि तू जा ऐसा करके। फिर बाद में ना जयपुर का कोई जो जयपुर वही क्षेत्र में पड़ता है, उसका शासक जो है आकर जो है इसका कुछ क्षेत्र कब्जा लेता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक। अच्छा, एक बार प्रताप राजदेव के बाद कौन आई, वीर सिंह देव आएगा। और वीर सिंह देव का करी, राजपुर, बस्तर क्षेत्र में राजपुर है, कोंडागांव में राजपुर दुर्ग या किला बनवाएगा। अच्छा, किताब में कहीं कोंडागांव बोलता है, कहीं पे साला बस्तर बोलता है। अब मुझे ये जो बस्तर बोलता है ना, इससे आभास क्या होता है कि भाई बस्तर से कोंडागांव जिला बना है बाद में, है ना, और किताबों ने उसे अपडेट नहीं किया है। वो अब आज भी बस्तर बोल रहा होगा, हालांकि बस्तर से ही तो सारे जिले बने। ठीक। अच्छा, ओकर बाद दिक्पाल देव। और दिक्पाल देव क्या करेगा, 1703 में चक्रकोट से राजधानी हस्तांतरित कर बस्तर ले जाएगा। ठीक है। चलो आज यही एंड करते हैं। चलो आज स्लाइड पूरा किया जाएगा।